अभी हाल में एक रील वायरल हो रहा है, आप देखिएगा। उसमें वो फादर बहुत घमंड के साथ कह रहा है कि मैंने तो अपनी बेटी का पैर जला दिया था क्योंकि उसने झूठ बोला था। और उस लड़की ने कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो इन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। माओ को ही उस पॉइंट पे अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा कि जो तुम अपनी लड़की को समझा रही हो वही बात अपने सेम बच्चे को भी समझाओ। लड़कियों को बाहर निकलने के लिए परमिशन चाहिए। पिता कहते हैं पढ़ने का परमिशन दे रहा, हस्बैंड कहता है मैं नौकरी करने का परमिशन दे रहा हूँ। जिसकी जिंदगी हर बार परमिशन पे टिकी हुई है, आपको क्या लगता है कि वो कितनी तरक्की कर लेगी और कैसे कर लेगी? माँ बहन पे कोई गाली देता है ना तो बहुत बुरा लगता है भयंकर तरीके से। और माँ बहन पे क्यों गाली देनी है? क्यों बाप पे गाली नहीं देते हो आप लोग? कभी भी किसी को कास्ट को लेकर आप कोई टिप्पणी नहीं करते क्योंकि आपको अच्छे से पता है नॉन अवेलेबल है। मेरा कहना है कि माँ और बहन की जो गाली है उसको भी ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि लोगों के बीच में डर हो। तो क्या पुराने जमाने में ये सब चीजें नहीं होती थी? आज ही सारा ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? विश्वामित्र की वाइफ को भी ऐसा हुआ था, फिर राजा महाराजों की 100 पत्नियां हुआ करती थी। आज आपकी औकात नहीं है कई पत्नियों को अफोर्ड करने का। तो सबसे पहले तो मर्द आज के समाज में अपनी औकात में रह के बात करें। जो हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी है, महाराज है, वो जो बात बोलते हैं कि भैया लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो आप उस पर एग्री करते हो 100%? तुम मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोगे? आप इतने बड़े मंच पे हो, आप कहिए कि दहेज प्रथा खराब है, आप कहिए महिलाओं का बराबरी का दर्जा दो। अच्छा मैम, जब आप 17-18 साल के थे तब आप किनको फॉलो करते थे और आज के टाइम पे आप किसको फॉलो करते हो? नीतू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं मैम? बिल्कुल बढ़िया। द पावरफुल ह्यूमन शो में आपको इनवाइट किया है बिकॉज आप बेबाक बोलते हैं और पावरफुल हैं आप, और लोगों को भी पावरफुल बना रहे हैं अपने एजुकेशन के माध्यम से। इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत माइंडसेट समझने की कोशिश करेंगे, वुमेन माइंडसेट समझने की कोशिश करेंगे, बच्चों का माइंडसेट समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इस समाज को कुछ मैसेज भी देने की कोशिश करेंगे। और ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का एक ही मकसद था, जो विचारधारा चली आ रही है आज तक वो कहीं ना कहीं चेंज होनी चाहिए, चीज़ें चेंज होनी चाहिए, लोगों को नया पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए। तो एक नया पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे। चंद लाइनें हैं आपके लिए। देखो, वैसे तो चैट जीपीटी से ही लिखते हैं, सच बोलने में कोई घबराहट नहीं है, कोई शायर तो है नहीं, बट आपके लिए कुछ चीज़ लिखी है, सोची है कि मैडम पे क्या चीज़ सूट करेगी। तो शुरुआत करता हूँ। सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नीयत साफ हो तो रास्ते बदल जाएंगे, मुसीबतें तो सबके हिस्से में आती है, जो हौसला रखते हैं वही जीत जाएंगे। तो मैडम, आप ज़िंदगी में तो जीत गए हैं और बहुत लोगों को जिता भी रहे हैं। हज़ारों लाखों लोगों की, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी आप चेंज कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं मैडम। जी। स्कूल के अंदर देखा जाता है कि सारी लड़कियां टॉपर होती है, ऑलमोस्ट सारे स्कूलों में। सब लोग रिलेट भी कर लेंगे, हर क्लास में हर लड़की ही टॉपर है ज़्यादा से ज़्यादा। कॉलेज में भी आएंगे तब भी लड़कियां ही टॉपर है। बट अगर ज़िंदगी की बात करें तो कहीं ना कहीं पे आज भी इंडिया के अंदर, बाहर का तो मैं बता नहीं सकता, बट इंडिया के अंदर अगर 100 मैन है तो एक वुमेन है। ये माइंडसेट क्यों शिफ्ट हो जाता है? क्योंकि वहाँ तो आपको लगता है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने हैं, बट जैसे ज़िंदगी की बात आती है, नहीं यार। एक रील बड़ी वायरल हो रही थी इसके चक्कर में कि एक लड़की सोचती कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, फिर दूसरे सेकंड सोचती है वो कि अरे मेरी तो शादी होने वाली है। तो मैडम, ये माइंडसेट अपन देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आया है ये माइंडसेट। सर, अगर आप एक लड़के की शादी देखिए तो आपके परिवार में सिर्फ एक एडिशन है एक और मेंबर का। अगर आप लड़की की शादी देखिए तो आपको महसूस होगा कि उसको जड़ से उखाड़ के किसी और जमीन पे फिर से बसाने की कोशिश होती है, क्योंकि वो अपना पूरा परिवार, समाज, अपने फ्रेंड सबको छोड़कर वो अपने हस्बैंड के घर जाती है। आपने एक चीज मार्क किया होगा, आप कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। हाँ, लेट हो रहा हूं और फोन करके घर में किसी को बता देते हैं। लड़कियों को बाहर निकलने के लिए परमिशन चाहिए और उसके बाद उसको हर काम करने के लिए परमिशन चाहिए। पिता कहते हैं कि मैं उसे पढ़ा रहा हूं, मैं उसे पढ़ने का परमिशन दे रहा हूं। पढ़ने के लिए परमिशन की जरूरत है। हस्बैंड कहता है मैं नौकरी करने का परमिशन दे रहा हूं। क्या नौकरी करने के लिए भी उसको परमिशन की जरूरत है? जिसकी जिंदगी हर बार परमिशन पे टिकी हुई है, आपको क्या लगता है कि वो कितनी तरक्की कर लेगी और कैसे कर लेगी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा है कि वो नहीं कर सकती है, उसको प्रॉब्लम है। आप खुद सोचिए, अगर आपकी शादी
जब आपकी वाइफ से होती है, आप दोनों एक ही कंपनी में बड़े अच्छे पोस्ट पे दोनों काम कर रहे हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों का सेम एजुकेशन है, सेम तरह का पोस्ट है। आफ्टर 10 ईयर्स वो 2 बच्चे पैदा करके 6 साल पीछे आपसे हो जाएंगी, क्योंकि उनको कम से कम मिनिमम 1.5 से 2 साल मैटरनिटी लीव लेना पड़ेगा। बच्चे को कम से कम इतना बड़ा तो करना ही होगा उसे कि वो स्कूल लेके साथ में जा पाए, अगर आपके पेरेंट्स आके नहीं रहते हैं आपके साथ तो ऑटोमेटिकली 10 ईयर्स की लाइफ में अगर वर्किंग लाइफ है तो उसमें वो अपने आप आपसे 5 से 6 साल पीछे हो जाएगी। और कुछ महिलाएं तो ऐसी होती है जो आपके जितना ही एजुकेटेड होगी, आपकी हाउसवाइफ बन के रह जाएंगी, और आफ्टर 10 ईयर्स आप किसी एक मुकाम पे होंगे, और जब वो बाहर निकलेगी ना तो उसको रिसेप्शनिस्ट की भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता है दुनियादारी के बारे में। वो अपने बच्चे, अपने पति, इनको ही अपना सब कुछ मानती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं हूं घर में तभी सब लोग चल पा रहे हैं। शायद हम महिलाएं एक चीज नहीं जानते हैं सर, कि हम जिस सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, जिस हस्बैंड की सेवा कर रहे हैं, जिस बच्चे के लिए अपना पूरा करियर खत्म कर रहे हैं, हम जो एफर्ट्स डाल रहे हैं और जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसका कोई मोल नहीं है। आपको घर में घर का खाना बहुत सस्ता लगता है, क्योंकि आपको वहां पे एक फ्री का लेबर है जो 2400 घंटे काम कर रहा है आपके लिए, वरना घर का खाना भी बहुत महंगा है, क्योंकि वहां पे एक पूरा कंप्लीट लाइफ इन्वेस्टेड है, जो लाइफ बहुत बढ़िया कर सकती थी अगर वो बाहर रहती तो क्या आपको लगता है मैडम, यहाँ पे सॉरी टू इंटरफियर, बट क्या आपको लगता है कि वो लड़की की खुद की मेंटेलिटी ऐसी है, इस वजह से ऐसा हुआ है? सर मैं तो कई बार बोल चुकी हूँ, हम महिलाएं मेंटली स्लेव्स हैं। आपका बच्चा अगर बीमार है ना तो आप ऑफिस तैयार होके बिना किसी गिल्ट के चले जाएंगे, लेकिन आपकी वाइफ नहीं जा पाएगी, करेक्ट। क्योंकि उसे लगेगा मैं माँ हूं, मैं बच्चे को बीमार छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। और वो आपको कभी नहीं कहेगी कि भाई मेरी ये इंपॉर्टेंट आज मीटिंग, मुझे जाना है, तुम घर में रहो। क्योंकि मर्द का मतलब है कि वो काम करने के लिए बना है, औरत का मतलब है कि आपको सैक्रिफाइस करना है, आप सैक्रिफाइस करने के लिए बने हैं। अभी हाल में एक रील वायरल हो रहा है, आप देखिएगा, उसमें वो फादर बहुत घमंड के साथ कह रहा है कि मैंने तो अपनी बेटी का पैर जला दिया था क्योंकि उसने झूठ बोला था। और उस लड़की ने कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं जो इन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया, वरना हमारे तरफ तो लड़कियों को मार दिया जाता है। जब हम महिलाएं इस चीज के लिए ही शुक्रगुजार है कि आपने मुझे जिंदा रहने दिया, तो वैसे समाज में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि महिलाएं मर्दों के बराबरी करके और उनकी तरह ही सक्सेसफुल हो पाएंगी? तो ये सब चीज़ें क्या अमीरों के अंदर नहीं होती मैडम? कि अमीर लोग होते हैं जिनके पास पैसा है, वेल सेटल लोग हैं, उनमें तो ये चीज़ नहीं देखी जाती। सारी चीज़ें देखी जाती है जिनके पास पैसा नहीं है, मिडिल क्लास है, जो मनी ट्रैप में फंसे हुए हैं, उन्हीं के घर में सारी चीज़ें हैं ये। सर आपको किसने कह दिया ये अमीरों में नहीं है? मैं नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो मेरी अभी भी फ्रेंड है। वो और मैं दोनों पढ़ने में एक जैसे थे स्कूल में। वो अमीर घर की थी और अच्छी खासी अमीर घर की थी, मिडिल क्लास फैमिली की नहीं थी। उसकी शादी 10th होते ही कर दी गई। आज वो नानी है, और उसके जो नातिन भी है और पोते भी जो है वो भी थोड़े थोड़े बड़े हो चुके हैं, क्योंकि वो 18 साल के एज में माँ बन चुकी थी। और ये मैं कह रही हूँ अमीरों का, क्योंकि अमीर के घर में सर तो ये भी टेंशन नहीं रहता है कि आपको करियर बनाना है। आप एक अमीर घराने से हैं, एक दूसरे घराने जो अमीर घराना है उसके घराने की बहू बन के चले जाते हैं, पूरे गहने में लदे हुए, वहां पे पूरे गहने में लदे हुए। लेकिन अल्टीमेटली आप है क्या? आप एक फैमिली को चलाने वाली एक महिला है, वो काम आप दिन भर कर रहे हैं। आप खुद महिलाओं को सोचिए, बोलिए पूछने के लिए खुद से, आप वो काम कर रहे हैं और दिन भर अपनी टाइम, एनर्जी, सब कुछ उस काम में लगा रहे हैं जिसके लिए आपको 15,000 20,000 में ये बहुत बढ़िया लोग मिल जाएंगे। तो अमीरों के अंदर भी जो एजुकेटेड है उनकी एक, वो तो एक अलग हो गई, जो एजुकेटेड है, जो लिटरेट है, मतलब जिनको पढ़े लिखे समझ, जो एजुकेटेड महिला है वो इंग्लिश बोलती है और किटी पार्टी अटेंड करती है, वो कौन सा अपना करियर बना रही है? आज उसके हस्बैंड को छोड़ दे तो सड़क पे आ जाए। उनके पास कोई क्वालिटी नहीं है, वो सिर्फ अच्छा एजुकेशन हासिल की हुई है, वो अच्छा इंग्लिश बोल लेगी और बस खाली किटी पार्टीज में इन्वॉल्व रहती है, ड्रेसेस में, गहने में, अच्छे घर में अच्छे से सजावट हो रहा है, बेडरूम बहुत सुंदर है, बच्चों के कपड़े बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं। सर ये सब लाइफ थोड़ी है। मैं ये मानती हूँ जैसे मैं हूं, मैं मर भी जाऊंगी ना तो मेरी कुछ किताबें हैं जो चलेंगी। मैं मर भी जाऊं तो मैंने कुछ ऐसा काम कर रखा है जो अगला जनरेशन को भी हेल्प करेगा, चाहे वो इंग्लिश सीखने में हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने में हो। अपने लाइफ को आप सार्थक बनाइए,
आप चीजों में फंसे हुए हैं, आप अपने हस्बैंड के चाकरी करने में फंसे हुए हैं। और ये बात बहुत सारे मर्दों को लगता है कि इसका मतलब आपका कहना है कि घर तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। राइट। मैं घर तोड़ने वाली बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ अगर आपने शादी किया है तो इक्वालिटी होनी चाहिए। जहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, जहाँ पे मेरा पति मेरा परमेश्वर हो गया और मैं उसके चरणों की दासी हो गई, वहीं पर मामला खत्म है। पर बहुत सारी वुमेन तो ये भी सोचती है ना कि ठीक है, मैं तो खुद करना चाहती हूँ, घर का काम ही करना चाहती हूँ, वेल एजुकेटेड है, फिर भी ये बोलती है कि ठीक है हस्बैंड आप काम करो, मैं घर का काम करूंगी। तो क्या वो हाउस वाइफ, मतलब मेजोरिटी तो हाउस वाइफ ही है घर में, मतलब पूरे इंडिया के अंदर, तो क्या वो सब कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है? सर तो क्या उनको कैसे करना मैं चाहिए, बताती मतलब हूँ, कैसे अपनी जिंदगी को सुधारे फिर वो? मैं बताती हूँ आपको। महिलाएं कहती है मैं हाउसवाइफ ही रहना पसंद करूंगी। हाँ। उसका कारण ये है कि उसको डबल डबल ड्यूटी कराया जाता है। जब आप घर आते हैं तो आके आपको लगता है अब जाऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, रिलैक्स करूंगा, टीवी देखूंगा। और वो जब घर के लिए ऑफिस से निकलती है तो उसका दिमाग में चलता है कि घर जाना है, खाना क्या बनना है, बच्चे को होमवर्क कराना है, कल का पूरा अरेंजमेंट करना है, सुबह टिफिन क्या बनाना है। आप अगर वाइफ को डबल ड्यूटी दे रहे हैं तो उसको लगेगा भाई एक ड्यूटी से बच जाए। और वो किस ड्यूटी से बच सकती है? कमाई छोड़ दे, Correct. फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाए हस्बैंड पे, ये काम वो कर सकती है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं वो बच्चे का ध्यान रखना छोड़ दे या घर का काम करना छोड़ दे, उसे पता है अगर मैं नहीं करूंगी तो कैसे होगा। तो अल्टीमेटली आपने महिलाओं को जो स्वतंत्र बनाया ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की बात किया आपने, हम लोगों ने महिलाओं को मूर्ख बनाया। आप घर भी संभालो और बाहर कमाओ भी, और कमा के भी महिलाओं को अपने पैसे पर उसका अधिकार भी नहीं होता है। हस्बैंड ये सोचता है कि भाई ये पूरा पैसा मेरा है, अगर वो कमा रही है तो ये पैसा मेरा है। मैंने खुद झेला है, मैंने सर महीने का करोड़ों करोड़ों कमाया है, लेकिन मैंने एक चीज मार्क किया था कि मेरे हस्बैंड को ये फीलिंग आती थी कि भाई ये कमाई किसका है तो मेरा है। अगर मैंने किसी को कुछ दे दिया उठा के तो उनकी नजर में तुरंत क्वेश्चन मार्क होता था, क्यों दिया, हमें क्यों नहीं बताया। तो ये सारी चीजें मैंने मार्क की है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जब होते हो तो आपके हस्बैंड को महसूस होता है इसकी कमाई भी मेरी है। और महिलाएं तंग आ जाती है सर, थक जाती है, क्योंकि वो घर और बाहर दोनों का काम करती है। तो दोनों का काम नहीं हो सकता, अल्टीमेटली शी हैज टू ड्रॉप वन। तो क्या करती है, वो बाहर छोड़ देती है, Correct. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हस्बैंड पे हो जाती है। नहीं, तो अब जैसे आपने ये बात छेड़ी दी है आपने कि हस्बैंड वाली बात बोल दी कि हस्बैंड को लगता है कि वाइफ की कमाई मेरी कम, मतलब मेरे को उनको देखना है कि कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जब खर्च करता है तो वाइफ कभी नहीं पूछती कि किसको गिफ्ट दिया, कहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हो, कहाँ पे आप मतलब कितना हिसाब रख रहे हो, वो कभी वाइफ नहीं पूछती है। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मैडम कि मेरा एक फ्रेंड है, वो एक सोसाइटी में रहता है। उस सोसाइटी में एक रो में 6-7 फ्लैट है, तो 6-7 फ्लैट में 5 में लड़कियाँ हैं और एक में लड़का रहता है। तो अब वो आपस में खेल रहे होते हैं। तब होता क्या है कि वो लड़का जो होता है वो लड़कियों को कुछ बोलता है तो आपस में थोड़ी सी फाइट हो जाती है उनकी। मैं एक बहुत बड़े इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ, शायद सब लोग रिलेट कर लेंगे इसको, जितनी भी ऑडियंस देख रही है। तो अब वो दोनों ही फाइट होती थी, सबके पेरेंट्स आते हैं, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो वो माँ अपने बेटे के लिए बोलती है, स्टैंड लेती है कि यहाँ पे तो कोई लड़का नहीं है, तो मेरे बेटे ने कुछ गलत थोड़ी कर दिया क्या, थोड़ा सा अगर बोल दिया। वो तो इनसिक्योर फील कर रहा है कि ये तो सब लड़कियाँ हैं, मैं अकेला हूँ तो मेरे साथ कोई खेलेगा नहीं क्या, और गाली बक भी दी तो क्या फ़र्क पड़ गया। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना मैडम कि उस लड़के को उस माँ ने उस टाइम पे अगर एक चांटा नहीं धरा है तो वो बाद में ये हरकत करेगा अपनी वाइफ के साथ में। आप कितना एग्री करती मैडम इस बात पे कि माँओं को ही उस पॉइंट पे अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा कि जो तुम अपनी लड़की को समझा रही हो वही बात अपने सेम बच्चे को भी समझाओ। तो आने वाले टाइम पे जब आपकी जब शादी होगी तब आपकी वाइफ के साथ ये बिहेव नहीं करोगे आप? सर मैं मानती हूँ पेट्रियार्की सपोर्ट करने वाली जो महिलाएं हैं ना, वो इस समाज के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो मेंटली स्लेव्स हैं। और अगर आप मेंटली स्लेव्स हो तो आप कभी भी उस बेड़ियों को, जो जकड़ी हुई बेड़ियां हैं, उनको तोड़ने की आप कोशिश नहीं करोगे। एक बहुत बढ़िया लाइन है, गर्ल्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। तो गर्ल्स आर मेड इन द सोसाइटी। और हमारी जो महिलाएं हैं ना, वो मेंटली इस तरह की हो चुकी है कि आपको एक और अभी हाल में एक रील वायरल हो रहा है जिसमें एक दादी से एक पोती पूछ रही है कि आपने दादाजी की दूसरी शादी क्यों करा दी। तो उसने कहा था कि उनको उससे प्यार था, तो मेरा धर्म बनता है कि उनके सुख के लिए ये करना। तो आप सोचिए हम किस पीढ़ी से, आप समझ रहे हैं, दादी से बात कर रही है पोती, हम किस पीढ़ी से मेंटली स्लेव से।
आज भी आप देखेंगे कि मर्द जितने हैं फाइनेंसेस अपने हाथ में रखे हुए हैं, Correct. सारे इमोशंस, सारे रिश्ते आप अपनी वाइफ को थमाते हैं। मतलब आपकी चाची, आपकी बुआ, आपकी मामी, अरे भाई आपकी वाइफ की कौन लगती है? कुछ नहीं लगती है। लेकिन इनको रिश्ता संभालना है, आपके सारे उन दूर दूर के रिश्तेदारों से भी हंस के प्यार से बात करना है, लेन देन करना है, जिससे आप भी 2 मिनट बात करना पसंद नहीं करते, करेक्ट। लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं आपकी वाइफ को रिलेशन संभाले। समाज में मर्दों ने पूरा फाइनेंसेस अपने हाथ में रखा है, सारे इमोशंस, सारे रिलेशंस अपनी वाइफ को सौंप दिया है। और ये इमोशंस और ये रिलेशंस आपको जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाता है, वो डिपेंडेंट बनाता है हस्बैंड पे, तो अल्टीमेटली जो हस्बैंड्स है उन पर निर्भर करता है कि वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। करेक्ट। और ये जो महिलाएं होती है, जो पेट्रियार्की सपोर्ट करने वाली जो महिलाएं हैं, वो मानती है कि कोई बात नहीं, लड़का है, गाली दे दिया क्या हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे बोल दिया तो क्या हो गया। क्योंकि इन जो कहते हैं ना, हमारी तरफ एक कहावत है, घी के लड्डू टेढ़ो भलो, और ये बेटों के लिए इस्तेमाल है कि वो घी का लड्डू है। तो कितने सारे, इतनी बहुत सारी खामियां हैं जो मर्दों में एक्सेप्टेबल हैं, महिलाओं में नहीं है। महिलाओं के मुंह से अगर एक कोई लफ्ज कुछ ऐसा निकल जाए तो आप देखिएगा, अभी भी अगर कोई महिला किसी रील में गाली दे दी है, और वही गाली जो आम तौर पर मर्द देते हैं, करेक्ट, आप देखिएगा कितने जजमेंटल उसमें कमेंट्स होंगे। एब्सोल्युटली राइट। पहली बात तो ना, ये माँ बहन वाली गालियाँ है ना, बिल्कुल बैन कर देनी चाहिए। सरकार को सबसे पहले बैन करनी चाहिए कि अगर किसी के मुंह से किसी ने गाली देते हुए रिकॉर्ड कर लिया तो उस पर कम से कम 10 लाख का फाइन होना चाहिए। 10 लाख का फाइन नहीं हो तो कम से कम 10 साल की इसको जेल होनी चाहिए। उसी दिन ये देश अपने आप सुधरने लग जाएगा। क्योंकि जब माँ बहन पे कोई गाली देता है ना, तो बहुत बुरा लगता है, भयंकर तरीके से। और माँ बहन पे क्यों गाली देनी है? क्यों बाप पे गाली नहीं देते हो आप लोग? सर, दो मर्द जब लड़ते हैं तो आपने देखा होगा महाभारत काल से अभी तक, उसमें पीसती जो है वो महिला पीसती है। चाहे वो गालियों की बात करें या आप समाज की बात करें, आप सारे सोसाइटी में देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा उनके महिलाओं पे अटैक होता है। करेक्ट। और हम लोग इस चीज को लेकर बहुत टची भी रहते हैं कि भाई मेरे घर में किसी महिला को कोई कुछ ना बोले। इसीलिए क्या होता है कि हमारे को गाली दिया जाता है किसी महिला को लेकर, चाहे माँ हो या बहन को लेकर, ताकि हम इसमें और इन्फ्यूरिएटेड हो और गुस्सा आए। आप दोनों की लड़ाई है, आप दोनों निपटिए, इसमें आपकी माँ आपकी बहन कहाँ से आ गई? तो ये सब जो गालियां है ना, ये गाली तो सर आपको लग रहा है गाली है, यहाँ पे तो हर लाइन के एंड में बहन और माँ की गाली होती है। करेक्ट। दिल्ली में भी मैंने देखा है, चाहे कहीं भी आप देखिए, हर लाइन के मतलब बोलने वाले को ये एहसास भी नहीं होता है कि वो गाली दे रहा है। इतना नॉर्मल लैंग्वेज है। मुझे तो लगता है इसको लेकर कोई कानून आया जाना चाहिए, एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जिसके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ, उनके लिए आया ना STSC एक्ट आया। करेक्ट। हाँ, मेरा मानना है कि आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेके आ रहे हैं, अगर विमेन प्रोटेक्शन एक्ट लेके आ रहे हैं, तो फिर ऐसी गालियों पर भी एक उसमें सेक्शन होना चाहिए कि कोई भी माँ और बहन की गाली अगर देगा तो उस पर यह धारा लगेगी, इतना जुर्माना नहीं तो इतना साल की सजा। मैं तो कह रही हूँ कुछ नहीं, उसमें अगर है ना आप 1000 2000 का जुर्माना लगा दे, ठीक है, 1 महीने की सजा या 5 दिन की सजा कर दे, अपने आप इसमें सिर्फ कंट्रोल होने लगेगा। आज आपने महसूस किया होगा, कभी भी किसी को कास्ट को लेकर आप कोई टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि आपको अच्छे से पता है नॉन अवेलेबल है ये, है ना, अंदर होंगे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो डर है, लोगों के समाज के अंदर डर पैदा किया गया ऐसे कानून बना के। मेरा कहना है कि माँ और बहन की जो गाली है उसको भी ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि लोगों के बीच में डर हो। एक बार अपने आप को लोग रोकेगा ना सही, कम से कम रोकने की तो कोशिश करेगा। अभी तो धड़ल्ले से गाली देते हैं लोग। खुद 2 लोग लड़ रहे हैं, मतलब खुद में लड़ने की हिम्मत तो है नहीं। पहली बात तो माँ बहन को ले आएंगे और खुद जाके घर पे पिटाई करेंगे अपनी बीवी की। हाँ, बाहर से मार खा के आएंगे, घर में जाके पिटाई करेंगे बीवी की। करेक्ट। अच्छा, मैं छोटी सी बात कर रहे थे, आपके हस्बैंड की भी बात आ गई थी बीच में, तो मैं यहाँ पे पॉइंट उठाना चाहता हूँ यहाँ पे कि अपना इंडियन सिस्टम ऐसा क्यों बना हुआ है कि एक लड़की पूरे ज़िंदगी भर मार खाती रहे। अभी दिल्ली की भी एक जो केस आया है, जिनको जिंदा जला के मार दिया गया है, और बेटा देख रहा है कि भैया मम्मी को मार दिया है पूरा, और हस्बैंड भाग रहा है, फिर लोग पकड़ रहे हैं। तो क्यों मार खाना है पूरी ज़िंदगी भर? जब आप साथ नहीं रह सकते तो सिस्टम उनको क्यों अलाउ नहीं करता है कि यार आप डाइवोर्स अगर फाइल भी करते हो तो इंडियन सिस्टम में उसको 6-6 5-7-7 साल लग जाते हैं उसको छोड़ने में।
तो इस कानून को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपके हिसाब से? सर मेरा मानना है कि अगर आप दोनों साथ में नहीं रह सकते तो एमिकेबली अलग हो जाइए, क्योंकि अब इंडियन सोसाइटी ऐसा नहीं है कि डिवोर्स्ड को कोई बहुत ही गलत नज़र से देखता है। और एक चीज़ और है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाइए, क्योंकि देखिए सर हम लोग है ना हमेशा कहते हैं नहीं, एक दलित महिला के साथ ऐसा हुआ। सर एक बात बताइए, आपको अगर मायावती लंच पे बुलाएंगे साथ में तो आप चारों हाथ पैर से दौड़ के जाएंगे। सही बात है। आप नहीं देखेंगे कि उनका कास्ट क्या है या कुछ सोसाइटी से आई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि आप उनके साथ लंच करना अपना सौभाग्य समझेंगे। आज मेरे से जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो देख के ये नहीं आते हैं कि मैडम का क्या लड़ाई हुआ था अपने हस्बैंड के साथ, वो सेपरेटेड है, ये देख के नहीं आते, वो मेरी काबिलियत देख के आते हैं, क्योंकि उनको पता है इंग्लिश अगर पढ़ना है तो वहां चले जाओ, निश्चिंत होके सब कुछ अच्छे से तैयारी हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। मैं मानती हूँ महिलाओं को और दलितों को, सबको ये सब चीज सोचना चाहिए कि अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, इस लेवल पे पहुंचाओ कि किसी को पता भी ना चलेगा आप किस कास्ट के हो या आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली कैसा है। सर कोई कुछ नहीं देखता, करेक्ट। सब आपकी माली हालत देखते हैं। सब पैसा देखते मेरा एक स्टूडेंट था, वो इंस्पेक्टर बन गया, हाँ। सुपरिटेंडेंट अब बन गया, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में। जब उसने अपने नाम के पीछे एक बार किसी कारण से अंबेडकर जयंती या किसी में अपना नाम के पीछे उसने अंबेडकर लगाया, तो मुझे पता चला अच्छा इसका ये कास्ट था। मुझे क्या मतलब है, मैं तो उसके वर्दी में फोटो देख के खुश होते रहती हूँ। कभी भी मेरे फेसबुक में आ जाता है उसका तो एक बार देखती हूँ डीपी अच्छा से, फिर बड़ा महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, खुश होती है, फिर आगे बढ़ जाती हूँ। तो मैंने कास्ट नहीं देखा। सर आप अपना पोजीशन ठीक करिए, अपना फाइनेंसेस ठीक करिए। कोई ना आपका कास्ट देखता है, ना आपका बैकग्राउंड देखता है, ना कुछ देखता है, पैसा बोलता है बस। पैसा बोलने पे एक बात और यहाँ पे आ गई मैडम कि डाउरी सिस्टम अभी भी इंडिया में तो खतरनाक ही चल रहा है। अगर कोई बोल दो कि नहीं चल रहा है तो ये पॉसिबिलिटीज़ है नहीं। और आजकल तो किसी की 30,000 की नौकरी है, GOVT गवर्नमेंट नौकरी है, तो 30,000 पे एक फॉर्च्यूनर, फिर 60,000 पे एक आपको पता नहीं 2 फॉर्च्यूनर और 1 करोड़ रुपए नकद। तो ये सिस्टम बंद क्यों नहीं हो रहा आज भी? और ये लड़कियां भी क्यों चाहती है कि मेरे हस्बैंड को ये चीज़ मिले? सर आप जो कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, अगर आप IAS बन जाओगे ना तो आपको मिनिस्टर्स ही उठा के ले जाएंगे, मतलब अपने बेटी पोते जो भी के लिए वो उठा के ले जाएंगे। अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी ले लो, D ग्रुप का भी, तो भी बहुत बढ़िया शादी होती है, क्योंकि लड़कियों के जो फादर होते हैं उनको ये गर्व महसूस होता है कि मेरी बेटी एकदम कंप्लीटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सोसाइटी में जा रही है और ऐसे फैमिली में जा रही है जहां पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन्स आता रहता है। आप जो बात कर रहे हैं डाउरी का, मुझे तो लग रहा था आप मुझसे बात करोगे एलिमनी का। कारण क्या है कि डाउरी इतना बड़ा खतरनाक सिस्टम है इंडिया का, उस पर आज कोई नहीं बात हो रहा है, क्योंकि दैट इज द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी। मर्दों को तो लगता है कि भाई अगर हम सेटल्ड है तो हमें गिफ्ट के रूप में तो कुछ मिलना चाहिए। एक्चुअली में वो दहेज ले रहा है और वो अपनी कीमत ले रहा है, लेकिन उसको महसूस होता है नहीं एलिमनी। मेरा कहना है कि इंडिया में तो डिवोर्स परसेंटेज बहुत कम है, एलिमनी तो उससे और कम है। अब आप बात करते हैं कि नहीं ड्रम की बात, हमें तो लगा कि आप मुझसे ड्रम की बात करेंगे, आप तो बहुत एक्सेप्शनल बात कर रहे हैं। डाउरी पे बात कौन करता है सर? डाउरी तो आप लोग का अधिकार है, लीजिए आराम से लीजिए। ये तो मर्द पेट्रियार्कल सोसाइटी का ये तो अधिकार है जो आप डाउरी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि लड़कियां भी चाहती है। सर लड़कियां नहीं चाहती, मैं आपको बताती हूँ कारण क्या है। आपने देखा होगा प्री वेडिंग शूट वगैरह जो होता है वो हाल फिलहाल ही शुरू हुआ है। ये जो प्री वेडिंग शूट क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि हम लोग जब इतना ज्यादा रील्स देखने लगे हैं, इतने ज्यादा एक्सपोज्ड हुए हैं, तो एक्सपोजर ने हमें बता दिया कि ये भी हो सकता है हम मानेवर का ही कपड़ा पहनेंगे, हम शादी में ये लहंगा आना चाहिए, 2 लाख के लहंगे से नीचे नहीं मिलता है, और उसके नीचे का मतलब हो गया कि आपका वो लेवल नहीं है। तो ये सब चीजें सर हम लोग ना सोशल मीडिया में एक्सपोज्ड हुए हैं, इसलिए लड़कियों को ना ये सारे सपने दिखने लगे कि हाँ इसके बाद ऐसे होगा, इसके बाद मेरा रिसेप्शन होगा, इसके बाद मेरा मुंह दिखाई होगा, मेरे मुंह दिखाई में मेरा हस्बैंड कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये गलत किया। तो ये सब चीजें जो है वो लड़कियों के माइंड में आजकल खासकर मैं देख रही हूँ कि वो फिर से हम लोग उस जमाने में जा रहे हैं जो हमारे दादी नानी के जमाने थे ना,
उसमें पहुंचने लगे। चेंज नहीं हो रहे मतलब। कुछ नहीं, इनफैक्ट बीच में थोड़े चेंजेस थे। हाँ। जब ये सोशल मीडिया नहीं था तब हम लोग थोड़े ज्यादा ओपन माइंडेड थे और ये सब चीजें नहीं था इतना। लेकिन जैसे ये सारे सिस्टम और सारे भूत प्रेत तांत्रिक ये सब हम फिर से वहीं पहुंच रहे हैं अपने फोर फादर्स के जमाने में, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। करेक्ट। अरे सच्चा प्यार वास्तव में होता है कि मैडम, आपकी नज़र में क्या है? देखो मैंने कहा लड़कियां दो जगह मार खाती है। एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ शादी, फिर बच्चे एंड फैमिली के कारण। दूसरा, हम लोगों के अंदर भगवान ने भी कुछ गलत कर रखा है, जो वायरिंग जो है ना कुछ गलत कर रखा है, क्योंकि हम लोग लव में इमोशनल होते हैं। हम लोग सर अगर किसी के साथ प्यार में आते हैं और अगर उनके साथ फिजिकल होते हैं तो हम फिर ज्यादा इमोशनल होते हैं। करेक्ट। मर्द पहले इमोशनल होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर वो स्टेबल हो जाता है। उसके बाद उसके इमोशंस और डीप नहीं जाते। तो ये हम दोनों के शायद वायरिंग में डिफरेंसेस है, मर्द और औरत के, कि हम लोग प्यार में इमोशनल होते हैं और एक्सट्रीमली इमोशनल होते हैं और हम लोगों को मूव ऑन करने में बहुत अधिक टाइम लगता है। पर आप सच्चे प्यार में बिलीव करते हो क्या होता है सच्चा प्यार? देखिए सच्चा प्यार जरूरी नहीं कि दोनों साइड से हो। हम्म। हाँ, सच्चा प्यार जरूर होता है, लेकिन वो एक तरफा हो सकता है। अगर दोनों तरफ से सच्चा प्यार हो गया तब तो मैं कहूंगी कि भाई आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। अच्छा, ये भी देखा जाता है जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तब तो बहुत सोना बाबू और ये सब करते हैं। जब आप पढ़ाई भी कर रहे होते हो, थोड़ा कमाने भी लगते हो, और जैसे ही आपकी 5-6 साल बाद आपकी शादी हो जाती है तब तुरंत एक माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि अभी शादी में घुटन सी हो गई है, कि अब हरेसमेंट हो रहा है, बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो पहले लेडीज़ में तो कम होता है बट एकदम जेंट्स में ज़्यादा हो जाता है। तो किस वजह से होता है मैडम? सर देखिए लेडीज अपने लाइफ में ना आगे मूव ऑन ऐसे करती है कि पहले बहुत प्यार के उफान में होगी, उसी से प्यार हो गया, शादी हो गई, उसके बाद फिर वो फैमिली में रच बस जाती है, बच्चा हुआ उसमें बिजी हो गई, अपने पति अपने बच्चों में ही अपना संसार ढूंढ के फिर वो उसी में रम जाती है। लेकिन हस्बैंड में क्या होता है कि एक उनको रोमांच आता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट प्यार में, फिर शादी होती है। शादी होने के बाद उनको महसूस होता है कि घर में जब भी आए तो चीपो मचा हुआ है बच्चों का, उसके बाद वाइफ उसमें बिजी है, रसोई में बिजी है, मसाले और पसीने में ही बिजी है। तो उसको फिर धीरे धीरे फिर से वो रोमांस चाहता है फिर से, लेकिन वो रोमांस के लिए वो अपनी वाइफ को फ्री नहीं करता कि ठीक है घर का काम से हट जाओ, शाम को तुम कोई केयर टेकर रख दिया या मम्मी तुम संभालो मैं घूम के आता हूँ। नहीं, वो रोमांस उसके साथ नहीं चाहता है, फिर वो रोमांस के लिए कहीं और ढूंढने लगता है, एंड देयर इज वेयर ही गोज रॉन्ग। मेरा मानना है कि आप में के लिए अगर 100 ऑप्शंस अवेलेबल है ना, तो आपकी वाइफ के लिए 200 ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ महिलाओं को मर्दों की कमी नहीं है, हम ऐसी चीजों को इग्नोर मारते हैं, हमें इरिटेशन होता है, यार जाओ ना तुम, हमारा ये फीलिंग, अगर हम प्यार में है ना और कोई अप्रोच करता है ना तो हम लोग को घिन आता है, सही है। महसूस होता है यार दूर हटो, ठीक है ना, इग्नोर मारते हैं, उसके मैसेज को खोल के नहीं देखते हैं कि यार खोलेंगे फिर जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को अगर एक लड़की जरा सा उंगली पकड़ाना चाहती है आप तुरंत हाथ पकड़ते हो, आपको लगता है यार हमें लिफ्ट दिया जा रहा है। आप ये समझिए कि आपको अगर एक लड़की लिफ्ट दे रही है तो आपकी वाइफ को ऑफिस में 5 मर्द अप्रोच करने को तैयार है, लेकिन उसके पास भी ऑप्शन है, लेकिन शी इज इनटू द फैमिली, लेकिन आप बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और बताती हूँ बहुत सारे लड़के ये बोलेंगे ऐसा नहीं है, लड़कियां भी ऐसी हो गई है। मैंने बताया जब प्रेजेंट जनरेशन में अगर कमिटमेंट की कमी है तो दोनों तरफ से होगी। मैं भी मानती हूँ कि भाई तुम अकेले क्यों मजे करोगे, तुम्हारी वाइफ भी करे, तुम भी कहीं और ढूंढ रहे हो, वो भी कहीं और ढूंढ रही है, दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो लेके घर आओगे, ठीक है आओ, फिर दोनों एक दूसरे को इन्फेक्ट करो। ये सब चीज ठीक नहीं है सर, ये सब समाज के लिए बहुत खतरनाक चीज है। नहीं तो मैम, अभी तो हम ये बात कर रहे हैं आज के टाइम पे ऐसा चल रहा है, तो क्या पुराने जमाने में ये सब चीज़ें नहीं होती थी? आज ही सारा ज्ञान आज क्यों दिया जा रहा है कि आप ऋषि विश्वामित्र की वाइफ को भी ऐसा हुआ था, फिर राजा महाराजाओं की 100 पत्नियां हुआ करती थी, वहाँ पे भी रेप केसेस हुआ करते थे, लड़कियों को परेशान किया जाता था, लड़के लड़कियों के पास जाती थी, वहाँ पे भी सब काम होते थे। तो आज ही इसी जनरेशन को ये ज्ञान क्यों दिया जा रहा है?
सर देखिए, अगर आप पॉलीगैमिस्ट की बात करेंगे कि कई कई पत्नियां होती थी राजा महाराजाओं का, तो आज आपकी औकात नहीं है कई पत्नियों को अफोर्ड करने का। तो सबसे पहले तो मर्द आज के समाज में अपनी औकात में रह के बात करें। आपको एक पत्नी को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है, फिर उसको गोल्ड डिगर बोल रहे हैं। हाँ भैया तुम्हारे पास गोल्ड हो तो कोई डिग करे, जब गोल्ड ही नहीं है, तुम्हारे गोल्ड भी जो आए हुए हैं तुम्हारे ससुराल से आए हुए हैं, वही। तो फिर अपने आप को महाराज धीराज नहीं मानना चाहिए। एक पत्नी को मेंटेन कर लो। और मैं ये मानती हूँ सर कि अगर जैसे मैंने कहा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लेके आते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो लेके आते हैं, अगर आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लेके नहीं भी आ रहे हैं तो आपको नहीं पता आप एक बाहर की एनर्जी को लेके आ रहे हैं। करेक्ट। आप किसी से अगर फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो उस समय एक फ्लो होता है एनर्जी का जो नहीं दिखता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आप लेके आते हैं। और सर एक बात बताती हूँ मैं, महिलाओं की गट फीलिंग होती है कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, मेरे में गट फीलिंग होता था और अगला चेहरे से इतना मासूम होता था कि उसकी शक्ल देख के अगर भगवान भी कह देना कि इसने गलत किया है तो मैं मानने को तैयार नहीं होती। इतना मासूम, इतना केयरिंग, लेकिन मेरी गट फीलिंग अंदर होती थी। और मैंने एक दो बार सीधा स्ट्रेट सवाल पूछा था, लेकिन क्या बात करती हो, पागल हो गया, तुम सोच भी कैसे सकती हो? These were the answers। तो अगर आप एनर्जी बाहर से लेके आ रहे हो, चाहे आप किसी के साथ कुछ भी करके आ रहे हो, महिलाओं को गट फीलिंग हो जाती है। और फ्रैंकली बताती हूँ, अगर मैं सामने कह रही हूँ, अगर किसी महिला को ये गट फीलिंग होता है तो मान के चलिए कुछ गलत है, क्योंकि होता है। फिर मैडम बहुत बहुत महिलाओं को गट फीलिंग हो रहा होगा, वो अपने हस्बैंड को जाके सवाल पूछ लेगी, टेंशन हो जाएगी घरों में। और सर और बताती हूँ, महिलाएं जब भी गट फीलिंग होता है तो वो एक ही चीज करती है, अपने हस्बैंड का मोबाइल खोज के मैसेज चेक करती है। हाँ। मेरा वाला मैसेज प्लस नाम सब डिलीट करके मेरे पास आता था। ठीक है, वो किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं रखता था। आप उनके पूरे मोबाइल में खोल के पूरा सर्च मान लीजिए, वहां कुछ नहीं मिलता था। मतलब ये जो फीलिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग क्यों होती है कि मतलब अगर मान लो हस्बैंड कहीं चला गया या वाइफ कहीं चली गई और फिर आप वापस सामने आते हो तो मतलब आपको इतना हर्ट कर देती है कि मतलब फिर आपसे कुछ चीज़ें संभलती नहीं है। नहीं संभलेगी सर, उसके बाद नहीं संभलता। क्योंकि देखिए, अगर आप इस तरह के किसी के साथ संबंध बना के आते हैं और महिलाओं को गट फीलिंग तो होता है, लेकिन विदाउट सबूत तो कुछ नहीं कर सकती। वो मैक्सिमम चेक करती है आपकी मोबाइल, है ना, आपका पर्स, वहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आदमी जब घर आता है तो सब कुछ डिलीट उलीट करके आता है। ये अच्छे से तरह से जान लीजिए। सबसे पहले अगर कहीं से पता चलता है तो मैं आपको स्टेजेस बताती हूँ सर। सबसे पहला, इमीडिएटली इंस्टेंटली आपका विश्वास खत्म होगा। फर्स्ट, एक सेकेंड में खत्म होता है। उसके बाद वो गंगा में डूब के भी कसम खाए ना कभी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आप विश्वास करेंगे ही नहीं, कभी नहीं करेंगे। चाहे वो कितनी बार कमिटमेंट कर ले कि मैं फिसल गया था, मुझे फिजिकल अट्रैक्शन हो गया था, वो मोमेंट्री अट्रैक्शन था, कुछ नहीं। उसके बाद उस जिंदगी में आप उस पर कभी भरोसा कर नहीं सकते हैं। इसीलिए लड़कों को मैं ये समझा दूं कि अगर आप चाहते हैं जिंदगी भर चिक 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 करके और एक्सप्लेनेशन, क्लोजर यही सब देना चाहते हो, तब तो ये सब काम करो। करेक्ट। अदरवाइज मत करो, क्योंकि जिंदगी भर वो क्वेश्चन करेगी और भरोसा कभी नहीं करेगी। मैं रत्ती भर भरोसा नहीं कर सकी उसके बाद। पहला। दूसरा स्टेज आता है जब आपका प्यार धीरे धीरे खत्म होता है और वो प्यार खत्म हो जाता है। सर उसके बाद मेरे मुंह से कभी भी अगले के लिए प्रेयर नहीं निकला भगवान के सामने। जब भी मैं हाथ जोड़ती थी, पहले उसकी प्रार्थना होती थी, फिर अपने लिए कभी, अपने तो कभी सोचती ही नहीं थी मैं। देखिए ना, बस बेटा के लिए प्रार्थना, उसके लिए प्रार्थना, वही। लेकिन उसके बाद मुंह से कभी प्रेयर नहीं निकलेगा और इनफैक्ट दिल से कभी दुआ नहीं निकलेगी। जब आपके मुंह से प्रेयर नहीं निकल रहा है, दिल से दुआ नहीं निकल रही है सर, तो वो प्यार, इसका मतलब है खत्म हो गया। इट टेक्स अराउंड 3 to 4 months। महिलाएं कई बार बोलती कि मैं बार बार उसी के पास वापस जाती हूँ। आप जाओगे, क्योंकि आपको वो क्लोजर नहीं मिल रहा, कहाँ मैं कम रह गई, आप हमेशा वो फील करते रहोगे, वापस जाओगे। प्यार खत्म होने में आपको 4 से 6 महीना लग जाता है। लेकिन जो तीसरा है वो है आदत। एक शराबी भी जानता है कि शराब खराब है, नशा नहीं छोड़ पाता है।
एक सिगरेट पीने वाला अच्छे से जानता है मुझे इससे लंग कैंसर हो सकता है और बहुत संभावना है, लेकिन वो सिगरेट नहीं छोड़ सकता है। इन दोनों आदतों से गंदी आदत होती है एक इंसान की आदत। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको मिस करोगे और मिस करोगे फिर आप उसको अप्रोच करोगे, एंड दैट इज ह्यूमन। मैं ये मानती हूं कि अगर आप बार बार वापस लौट के जा रहे हो, इट इज नॉट बिकॉज यू लव हिम, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको उसकी आदत हो गई है। करेक्ट। और वो आदत छूटने में बहुत टाइम लगता है, टेक योर टाइम। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं गिर गई और मैं बार बार उसके पास जा रही हूँ, वो मुझे अवॉइड कर रहा, आई नो उसको आपकी आदत नहीं थी, आपको उसकी आदत थी। वो आपके अलावा भी और उसकी दुनिया थी, आपने उसे अपनी दुनिया बनाया था। हम महिलाएं यही करते हैं, एक को दुनिया बनाते बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। सब छोड़ देते। लेकिन हस्बैंड सीखेगा, अपना फ्रेंड सर्कल भी रखेगा, अपने कलीग्स को भी रखेगा, अपनी फैमिली को भी रखेगा और साथ में अपनी वाइफ को भी रखेगा। और हम लोग क्या करते हैं ना, सब कुछ छोड़कर एक कोई भगवान बना के अपना सब कुछ बना लेते हैं। तो हमें आदत पड़ती है एक इंसान की और उससे आदत रहती है बहुतों की, उसमें से एक निकल गया ना तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमने पूरी दुनिया ही एक को बना रखी है। तो इसीलिए अल्टीमेटली विश्वास तुरंत खत्म होगा। प्यार टेक्स टाइम। लेकिन मैं तो मानती हूं कि अगर मैं आज भी अगर कह दूं नहीं नहीं मुझे तुमसे प्यार है, नहीं प्यार है, क्योंकि ना मैं उसको प्रार्थना में याद करती हूँ, ना ही उसके लिए कभी कोई मन्नत मांगती हूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा उसके साथ कोई बहुत बढ़िया चीज हो तो मुझे ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं होगा, मुझे कोई खुशी भी नहीं होगी। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। दैट मीन्स आई डोंट लव हिम। बस आदत होती है जो बहुत दिनों बाद जाती है। इट टेक्स टाइम। मतलब बहुत वुमेन होगी जो इस पर्टिकुलर फेज से गुजर रही होगी अभी राइट नाउ, तो उनके लिए बार-बार वापस एक जाती एक है, मैसेज आप बार-बार ऑलरेडी कि वापस मतलब जाती है। कब तोड़ना है, मतलब कब वो रिलेशन को स्टॉप करना नहीं, नहीं, इम्पोर्टेंट है। सर वो नहीं तोड़ पाती है ना। और हम अगर कहेंगे नहीं देखो 6 महीने में टूट जाएगा, नहीं देखो 8 महीने में टूट जाएगा, सर इट टेक्स टाइम। क्योंकि आप जितना डीप घुसे हो बाहर निकलने में उतना ही टाइम लगता है। यू विल गो ऑन रिटर्निंग टू दैट सेम पर्सन अगेन एंड अगेन, एंड दैट इज क्वाइट नॉर्मल। और मुझे लगता है ये नॉर्मल इसीलिए है क्योंकि हमें उस आदमी की आदत है और वही अकेला आदमी होता है जो हमारा पूरा दुनिया होता है। तो इसीलिए इट टेक्स टाइम, टेक योर टाइम। लेकिन हाँ, दिमाग में ये चीज याद रखना कि ये आदमी मेरा नहीं है। ये चीज बिल्कुल दिमाग में फिट रखना पड़ेगा कि ये आदमी मेरा नहीं है। आई विल हैव टू गेट ओवर दिस। वो इंग्लिश में भी कहा होता है ना, वो मनी इज लॉस समथिंग इज लॉस, और हेल्थ इज लॉस लॉस समथिंग इज लॉस, बट इस कैरेक्टर इज लॉस एंड एवरीथिंग इज लॉस। मैं सारे मैन वुमेन। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हाँ करेक्ट राइट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन आजकल सर मैंने तो देखा है प्यार मोहब्बत तो कैरेक्टर खत्म करके ही शुरू होता है। हम लोग के समय हम लोग पहले प्यार की उफान में होते थे और ये सब चीज सोचते कि शादी की बात करनी है। अब तो देखते हैं फिजिकल से शुरुआत ही होती है, तो जब आप एकदम एक्सट्रीम से शुरुआत करोगे तो नीचे ही आएगा सब कुछ। तो ये जो आप जो हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी ये महाराज है, वो जो बात बोलते हैं कि भैया लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, तो आप उस पर एग्री करते हो 100%? सर मैं एक चीज बताऊं, आप अनिरुद्ध महाराज कह लीजिए या कोई भी कह लीजिए, ये लोग जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते हैं ना किसी को, सबसे पहले हमें किसी को अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि तुम मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोगे। करेक्ट। ठीक है। एंड इनका कहना है कि नहीं लिव इन खराब है, मेरा कहना है दहेज प्रथा खराब है। तुम बोलते हो कभी इसके खिलाफ? महिलाओं को शोषण खिलाफ होना चाहिए आपको, वो कभी बोलते हो? आप इतने बड़े मंच पे हो, आप कहिए कि दहेज प्रथा खराब है, आप कहिए महिलाओं को बराबरी का दर्जा दो, आप कहिए कि नहीं आप मर्दों का जिम्मेदारी होता है महिलाओं को अपने बच्चों को पूरा सुख देना आपकी जिम्मेदारी है। ये सब बातें नहीं कह कि 25 साल की महिलाएं 4 जगह मुंह मारी रहती है, ये सब क्या बकवास होता है सर? क्या मतलब क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम देने वाले कौन होते हैं महिलाओं को? मतलब देखा जाता है तो इन लोगों के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, मतलब पूरा देश, मतलब ये 5-6 लोगों को ही फॉलो कर रहा है। अगर उनके मुंह से ऐसे स्टेटमेंट निकलते हैं तब तो चीजें एकदम अलग दिशा में जा सकती है। बहुत खराब हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि आपको अगर कुछ लोग फॉलो करते हैं तो आपको स्टेटमेंट जो देते हो बहुत सोच के देना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में कह दिया था कि बच्चा पैदा करने के लिए प्यार की जरूरत नहीं है, उसमें कई लोग ऑफेंडेड हो गए। अरे खुद जाके अपने पेरेंट्स से पूछो ना। यहाँ इंडिया में
जो पॉपुलेशन इतना है, क्या सब प्यार का पैदाइश है? नहीं है। नहीं, शादी ऐसे से कर दी जाती थी जिसका तो शक्ल ही देखते थे पहली बार पेरेंट्स, फिर उनका नहीं मेरे दादा दादी में बहुत प्यार था, नहीं था प्यार, तुम्हारी दादी की मजबूरी थी तुम्हारे दादा के साथ रहना, नहीं तो कहाँ जाती। करेक्ट। हमारे समाज में आज आप कह सकते हैं कि हम लोग कहते हैं नहीं प्यार नहीं है तो अलग हो जा। हमारे पेरेंट्स के जमाने तक कौन सा प्यार नहीं है तो अलग होने के सोचते थे। तो इसीलिए हम लोगों को कुछ चीजें ऐसी है जो समाज में अब चेंजेस है। लोग अब कहते हैं कि नहीं मैं अनजान से शादी नहीं कर सकती, पहले मैं मिलना चाहती हूँ, अरेंज मैरिज ही है तब भी मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। ये सब अच्छी चीजें हैं, आप इनको प्रमोट करिए। यहाँ पे आप कहते हैं स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करो, उठा के ना ले जाए तुम्हें, कुछ तुम्हारे साथ कर ना दे, तुम स्ट्रेंजर्स से शादी कर देते हो और उसके बाद वो कुछ कर देता है तो कहते तुम वहीं रहो, तुम्हारा तुम्हारा जहां तुम्हारी डोली उठ के गई है वहां से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। ऐसे ऐसे कहावत बनाए हुए हैं कि महिलाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। करेक्ट। तो ऐसा नहीं कि हमारे समाज में सब चीजें बहुत अच्छी थी और अब सब खराब हो रही हैं। हमारे समाज में बहुत सारी खराब चीजें थी, अभी भी है, उनसे गेट रिड ऑफ हुई है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहे कोई महाराज हो, कोई अनिरुद्ध महाराज हो या कोई भी हो, उसको कोई हक नहीं है किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का। एक बात क्लियर है कि मतलब शराब, जुआ और लड़कों के लिए लड़कियां, लड़कियों के लिए लड़का अगर अवॉइड कर दिया जाए तो आदमी सक्सेसफुल बन सकता है। सर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप शराब की बात करें वो आपको हेल्थ को बहुत खराब करता है। अगर आप जुआ की बात करें तो आपने खुद देखा महाभारत में कि जुआ से कितना बड़ा नतीजा निकला है। तो इसका मतलब है कि इतना गंदा नतीजा ना निकले इसलिए कभी जुआ भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो एक लत है। लेकिन अगर आप कहेंगे लड़का के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का ये खराब है, तो मेरा मानना है कि फिर आप प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहे हैं। मैं एडिशनल पूछ रहा था, मतलब कि यहाँ पे सवाल में कि एडिशनल मतलब एक तो एक हो गया, बट एडिशनल अगर लड़के के लिए लड़की, एडिशनल नहीं, लड़की ऐसा के लिए नहीं सर। एडिशनल लड़का। सब चीज हाँ एडिशनल की अगर आप बात कर रहे हैं हाँ। तो मैंने सर बात क्या है ना, इन अ रिलेशनशिप और इन अ मैरिज 3 इज अ क्राउड। 2 है तो पेयर है, अगर आप कहो कि 3 है, मैं एक एडिशनल भी रखा हूं, दैट इज अ क्राउड। और वो एक आप बॉम्ब पे बैठे हुए हो, वो बम कब फटेगा और कब आपका पूरा परिवार का ऐसी तैसी हो जाएगी उसका कुछ पता नहीं। हाँ, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो हस्बैंड पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है, वो छोड़ के नहीं जा पाती और उसका रीजन कुछ और है, उसका रीजन है उसका फाइनेंशियल डिपेंडेंस। लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं वो मुझसे प्यार कर रही है इसलिए मुझे छोड़ के नहीं जा रही, मैंने कहा ना एक तो महिलाएं बिकॉज फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है इसलिए छोड़ के नहीं जा पाती है, दूसरा उसने अपनी पूरी दुनिया उस आदमी में देखा है, करेक्ट। उसे उसकी आदत है, वो उसे छोड़ नहीं पाती बिकॉज ऑफ दिस कह सकती हूँ हैबिट है, इसीलिए अदरवाइज प्यार वार नहीं रहता। तो आप बताओ ना इस पॉडकास्ट में आज कोई एक ऐसा सॉलिड स्टेटमेंट देके जाओ जो विचारधारा चली आ रही है आज उसको ब्रेक करना है अपन को कि नहीं छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे छूटेगा वो तो ओके, बट आपको एक स्टेटमेंट आज देना पड़ेगा इस पॉडकास्ट में कि ये मानसिकता बदलेंगे कैसे, मतलब पूरी की पूरी मानसिकता। सर मैंने कहा आपको अगर महिलाएं अपने चीटिंग पार्टनर को नहीं छोड़ पा रही हैं या फिर अगर आप मर्द भी है और अपने चीटिंग पार्टनर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो याद रखिएगा वो प्यार नहीं है, क्योंकि प्यार 4-6 महीने में धीरे 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 सूख जाता है जब आपको महसूस होता है कि मैं जो टाइम एनर्जी एंड लव एंड इमोशन इसमें इन्वेस्ट कर रहा था या कर रही थी वो किसी और में कर रहा था। तो यहाँ पे गिव एंड टेक का रिलेशन नहीं है, तो ये प्यार धीरे धीरे सूखेगा, क्योंकि आप जब अपने आप को देते जाओगे तो एक दिन आप खाली हो जाओगे, आपको भी वापस चाहिए ना भरने के लिए, खाली हो जाओगे। लेकिन अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हो तो याद रखना, क्लैरिटी रखिए कि वो उसकी आपको आदत है और ये आदत एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा आपको। ब्रेक करके इसको, ये जो एक लूप में फंस गए हो, इससे निकल के कहीं और अपने लिए कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बहुत बढ़िया मैडम, थोड़ा सी अपन टॉपिक को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं अभी अपन, क्योंकि अभी लोग बोलेंगे तो बैठ के पूरा बुराई करने लग गए, हमको सिखाने ही लग गए, ज्ञान ही देने लग गए, तो बेटर है कि थोड़ा सी अपन है ना थोड़ा सी बच्चों की तरफ भी चल लेते हैं। अभी आप इंग्लिश पढ़ाते हो मैडम, ठीक है, तो एक सिनारियो वापस शेयर करता हूँ मैं। बिहार से एक लड़का है और वो मेरे पास आता है बहुत सालों बाद, बिहार से निकलने की कोशिश करता, बोलता है अभिषेक सर आप एक कंपनी चला रहे हो, आपके पास 100-150 लोग हैं, इतने सारे लोग हैं,
आप कभी इंग्लिश नहीं बोलते हुए दिखे हैं। मैंने मेरे को आती ही नहीं है। तो बोला आप सर्वाइव कैसे किए बेंगलोर में? मैंने बोला मैंने मेरी ओन कम्युनिटी बनाई, मेरे को जो आता था मैंने वो किया और उसके हिसाब से मैंने काम करना चालू किया, अपने आप चीज़ें चेंज होने चालू हुई। बोला अभिषेक सर आपके जैसा अगर कोई मेरे को बोलने वाला आज से 5-6 साल पहले मिल जाता तो शायद मेरी ज़िंदगी भी चेंज हो जाती है। मैंने बोला कैसे? तो बोला कि मैं बिहार से सिर्फ इसलिए नहीं निकल पा रहा था क्योंकि मेरे जिया जी मुझे रोज़ बोलते थे तेरे को इंग्लिश नहीं आती ना, तू यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तेरे को इंग्लिश नहीं आती ना तो तेरे को नौकरी देगा ही नहीं कोई। फिर भी मैंने हिम्मत करके जैसे तैसे एक नौकरी पाई छोटी, और मैं आज आपके साथ में काम कर रहा हूँ। तो इंग्लिश को क्या वास्तव में बहुत ओवररेटेड, बहुत ओवर हाइप बना दिया है, या फिर क्या बाहर की एजेंसियाँ बहुत इंग्लिश में फंडिंग कर रही है जिससे आपको सिर्फ इंग्लिश ही डोमिनेट दिखेगा, आपकी जो ओन लैंग्वेज है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते? सर मैं एक कॉल सेंटर में काम मैंने किया था करीबन 1.5 साल। उसमें हम लोगों को वो एक्सेंट बोलना होता था जो अमेरिकन्स यूज़ करते थे। हालाँकि मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि आप न्यूट्रल एक्सेंट यूज़ करो, ताकि ये पता ना चले कि आप इंडियन हो। यानी मैं इंग्लिश जानती हूँ, मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ, लेकिन या तो आप अमेरिकन एक्सेंट यूज़ करो, क्योंकि आपके पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो कॉल्स आ रहे हैं, वो अमेरिका से आ रहे हैं, और नहीं तो न्यूट्रल इंग्लिश यूज़ करो। अब हुआ क्या इस बीच, एक कॉल आ गया जो था तो अमेरिका में, लेकिन था इंडियन और उसको इंग्लिश नहीं आती थी। बस उसने कॉल किया और हिंदी में बोलना, और उसके बाद टूटी-फूटी इंग्लिश फिर हिंदी। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था बार-बार कि मैं उससे सीधा कहूँ यार हिंदी में बात कर ले, मैं भी हिंदी जानती हूँ। लेकिन हमारे भी कुछ नॉर्म्स थे कि अगर आप इस लैंग्वेज को छोड़ के अगर ये लैंग्वेज में बोलोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा या एक्शन ले लिया जाएगा। तो मैं भी उसमें बंधी हुई थी। मैं ये मानती हूँ सर कि लैंग्वेज इज जस्ट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नथिंग एल्स। सेकेंडली, इंग्लिश को हम लोग ने ओवर हाइप इसलिए कर रखा है क्योंकि इंग्लिश यहाँ आए थे, बोले कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज ने अपना कल्चर को बेटर कल्चर माना और इंडियंस को लुक डाउन अपॉन किया था, उन्होंने नीची नज़र से देखा था। तो आज जो इंग्लिश बोल लेता है ना, वो मानता है कि हम भी उस क्लास में, उस कैटेगरी में पहुंच गए, और बाकी जो इंग्लिश नहीं बोल पाता है उसको वो वैसे ही नीची नज़र से देखते हैं जैसे कि अंग्रेज देखते थे। इंग्लिश, अगर आप अपने आप को ज़्यादा कल्चर वाला समझने के लिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा समझने के लिए, और अपने आप को एक अलग डिफरेंट लेवल का समझने के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो बिल्कुल नीचे लेवल का इंसान है। करेक्ट। ठीक है? फिर वो मानसिक रूप से आज भी अंग्रेजों का स्लेव्स है, जो आज से बहुत साल, 70 साल पहले इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, आज भी मेंटली स्लेव्स हैं। करेक्ट। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसको लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं। ये आपको पूरे देश से नहीं, पूरे वर्ल्ड से जोड़ता है। अगर आप इंडिया में देख लीजिए तो साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, कैलकाटा साइड, आप जाके हिंदी बोलेंगे तो लोग नहीं समझते हैं। अगर आप इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करेंगे तो वो थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर लेंगे। अगर वो वहाँ के लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो उनके लिए सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है। राइट। आप बाहर चले जाइए, सब लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। आप जो बेस्ट मेडिसिन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड जो बेस्ट किताबें हैं, आपको इंग्लिश में मिलेंगे। करेक्ट। तो इसीलिए मैं मानती हूँ इसके लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है मेंटली स्लेव है। करेक्ट। जैसे शाहरुख खान सर की बात करें, वो भी बोले हिंदी मूवीज़ में बहुत उन्होंने काम किया, और ऐसे ऐसे वर्ड वो बोलते हैं मतलब जो शायद किसी ने सुने भी नहीं होंगे आज की तारीख में। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, और सेट पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि डायरेक्टर भी इंग्लिश में बात कर रहा है, कैमरामैन भी इंग्लिश में बात कर रहा है, और एक पियोन भी इंग्लिश में बात कर रहा है, बना हिंदी फिल्म रहे हैं। तो इंग्लिश को इन लोगों ने इतना ओवररेटेड, इतना हाइप बना दिया है कि जो काम हिंदी में हो सकता था, जो कम्युनिकेशन हो सकता था, वही उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मुंबई में एक जनरल ट्रेंड है लोगों का सिर्फ इंग्लिश में ही बात करना, एक जनरल ट्रेंड है। हाँ। वो इंग्लिश को मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इन लोग के फैमिली में ही वो इंग्लिश आ चुकी है। सेम स्कूल्स में पढ़े होते हैं, एक ही तरह के स्कूल्स में सब जा रहे होते हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो भी इंग्लिश में होने लगता है। मेरा मानना है कि अगर आप हिंदी पिक्चर बना रहे हैं तो हिंदी को महसूस करना पड़ेगा दिल से। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को दिल से महसूस करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए अगर आप इंग्लिश सोसाइटी में हैं, और हिंदी आनी चाहिए अगर आप हिंदी सोसाइटी में हैं।
तो कहते हैं ना, जो दिल से दिल की बात वो अपनी भाषा में ही हो पाती है। करेक्ट। जब भी कभी किसी अंग्रेज से बात कर रहे होते हैं तो मेरे को तो यार फीलिंग नहीं आ रहा है, बात नहीं हो पा रही है अच्छे से, कैसे बात करेगा? तो जिसको जिसको फीलिंग आ रही है वो बात कर ले आपस में। तो जब तक कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब फीलिंग एक्सचेंज नहीं होगी ना, तब तक आप मतलब कोई एक अच्छी चीज नहीं निकाल पाओगे अंदर से। अब जैसे हम लोग पढ़ते थे जूलियस सीजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सब पढ़े थे। तो जूलियस सीजर जब पढ़ते थे तो आपको पता है उसमें जो इंग्लिश है वो रोमन इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश नहीं है। तो उसको जब हमारे क्लास में जो सिस्टर होती है, नन्स जो होती है ना, वो जब समझाती थी तो आप उसको महसूस कर सकते थे कि वो किस लैंग्वेज में और कैसे वो उस चीज़ को पोर्ट्रे कर रही है। तो किसी भी भाषा या किसी भी काल के लिटरेचर को समझने के लिए उसमें आपको डीप जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा अगर इंग्लिश आप ड्रामा अगर पढ़ रहे हो शेक्सपियर का या शॉर्ट स्टोरीज किसी भी राइटर का, या अगर आप पोयम ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो आपको उसमें डीप जाना पड़ेगा। और अगर आप हिंदी किसी का नॉवल पढ़ रहे हो तो फिर आप प्रेमचंद देख लो। तो आपको हिंदी सोसाइटी और अरे हिंदुस्तान, जो उस समय का हिंदुस्तान था, उसके बारे में जानना पड़ेगा, तब आप महसूस कर सकते हो वो दर्द को। नीतू मैम, क्या इंडिया के अंदर एक रीजनल लैंग्वेज सर्वाइव कर सकती है नेशनली? नेशनली एक रीजनल लैंग्वेज सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकता सर, क्योंकि आप अगर मैथिली देखो, भोजपुरी देखो, उसको आप साउथ इंडिया पे नहीं थोप सकते। अगर आप मलयालम देखो, तमिल देखो, तब उसको नॉर्थ इंडियन पे थोप नहीं सकते। राजस्थानी भाषा आप राजस्थान के बाहर ले नहीं जा सकते हो। और अगर आप मराठी की बात करेंगे तो उसको आप महाराष्ट्र के बाहर नहीं ले जा सकते हो। तो एक रीजनल लैंग्वेज तो सब पर नहीं थोपा जा सकता है। तो क्या इंडिया में एक लैंग्वेज होनी चाहिए, कंपलसरी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए इंडिया की? नेशनल लैंग्वेज हो नहीं सकती सर, क्योंकि आप हिंदी थोप नहीं सकते हो साउथ इंडियंस पे। हाँ। आप हिंदी थोप नहीं सकते हो जाके महाराष्ट्र में भी। आप हिंदी अगर देखोगे तो राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब राज्यों में, दिल्ली, ये सब राज्यों में आप रख सकते हो। लेकिन अगर इनके बाहर लेके जाओगे तो आप थोप दोगे, और वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। साउथ इंडियंस बार बार उछल कूद मचा देते हैं, जैसे हिंदी थोपने की बारी आती है ना, तो वो समझ जाते हैं हम पर थोपा जा रहा है, तो बगावत कर देते हैं। तो क्या लगता है इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बना देनी चाहिए? इंग्लिश को भी आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि इंडिया में इतना सब लोग इंग्लिश मीडियम से एजुकेटेड नहीं है, और इंग्लिश उनका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। और आपको पता ही है एजुकेशन का क्या हालत है इंडिया में, तो आप इंग्लिश को भी थोप नहीं सकते हो। जैसे चल रहा है चलने दो, तो कुछ तो चेंज, बदलाव लाना दिल से चाहिए। दिल की बात जिस भाषा में कर दो। एक समय ऐसा आता है जो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आंखों ही आंखों में बात हो जाती है। तो जो चल रहा है चलने दो, थोपो मत सर। प्यार की तरह ही भाषा थोपी नहीं जा सकती है। तो फिर लड़ाई क्यों करते हैं? मतलब पॉलिटिकल पार्टी की वजह से लड़ाई होती है या पॉलिटिकल पार्टी, लड़ रहे हैं? सर पॉलिटिकल पार्टीज लड़ाई करते हैं। वो लड़ाई करते हैं, कारण क्या है, उससे उनकी रोटी सिकती है। ये कोई, आप कहेंगे देशवासी लड़ाई कर रहे हैं, तो कुछ जो लड़ाई करते हैं वो मूर्ख होते हैं, क्योंकि वो उन पॉलिटिकल पार्टीज के बहकावे में आ जाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी साउथ इंडियन से। मैं जैसे देखती हूँ वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, मैं इंग्लिश में बात करने लगती हूँ। अगर वो इंग्लिश में टूटी फूटी बात कर लेता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पूरे स्टेट में दो ही जगह क्यों लड़ाई होती है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में? देखिए, महाराष्ट्र में थोड़ा इसलिए लड़ाई होता है क्योंकि वो जो मराठी कल्चर है ना, उनको ये महसूस होता है कि नहीं सब मराठी बोले। और प्रॉब्लम क्या है कि यूपी और बिहार के लोग वहां जाके बस रहे हैं जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। बिहार में तो है ही नहीं। करेक्ट। वहां पे तो ना कोई एजुकेशन से रिलेटेड कुछ होता है और ना ही एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ होता है। लोग जाते हैं वहां जाके अपने कास्ट और अपने धर्म के आधार पर वोट करके और वापस आके महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई में और दिल्ली में काम करते हैं। करेक्ट। तो दिल्ली में वो काम करने आते तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में तो वही भाषा है, वहां पे मराठी है। और मराठी भाषा जो नहीं बोल पाता है उनको समझ में आ जाता है कि आउटसाइडर है। तो फिर वो एक फीलिंग आती है ना, ये मेरा जगह है, ये मेरा देश है, ये मेरा राज्य है, और तुम आके यहाँ के जो चीजें हैं, जो सारी सुविधाएं हैं, जो यहाँ के जितने रिसोर्सेस है वो तुम इस्तेमाल कर रहे हो। वो फीलिंग के कारण वो थोड़ा से भड़क जाते हैं। तो देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, गरीबी है कि सिस्टम है?
सर, गरीबी है और इस गरीबी को बनाए रखने की पूरी जो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहते हैं वो सिस्टम की है। सिस्टम नहीं चाहता लोग अमीर बने। नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता है। आपने ऐसा क्या आइडेंटिफाई किया कि क्यों नहीं चाहता है? सर, गरीब बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, ठीक है, और जो बहुत अल्ट्रा अमीर होते हैं वो पार्टीज को फंडिंग करते हैं। अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, उनको सिर्फ दो लोगों की जरूरत है, एकदम गरीब तबके की जो बिल्कुल अंधभक्त की तरह वोट करे, या तो बहुत अल्ट्रा अमीर की जो उनकी पार्टीज को फंड करे। बाकी तो हम लोग ऐसे ही पैदा हुए पड़े हैं, मिडिल क्लास वाले। बस हम लोग सिर्फ जनसंख्या की गिनती में आते हैं और कुछ नहीं, हमारा कोई काम नहीं देश को। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन शायद इंडिया में कभी सुधर नहीं पाएगी। क्या लगता है आपको, अगर एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या आप एजुकेशन में रिफॉर्म ला पाएंगे? सर, एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए सबसे पहले स्कूल्स में रिफॉर्म लाना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें अच्छे लेवल के टीचर्स पहले एम्प्लॉय किए जाने चाहिए, और वो होते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। प्लस आप जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसकी फैसिलिटीज बढ़ाइए, उसका लुक सुंदर करिए, वहां पे एक माहौल ऐसा बनाइए कि माँ बाप किसी को पसंद नहीं है कि हम इतने हाई फीस देकर हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजें। अगर सेम फैसिलिटीज उनको गवर्नमेंट स्कूल में मिलेगा तो प्राइवेट स्कूल क्यों भेजेंगे? मिडिल क्लास तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनको अपने पॉकेट से एक बहुत बड़ा अमाउंट निकाल के देना पड़ता है स्कूल को। तो सबसे पहले स्कूल्स का लेवल बढ़िया किया जाए, प्लस एजुकेशन बढ़िया किया जाए। और एजुकेशन में भी सर हम लोग बहुत सारी चीजें जो इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। एक बात बताइए, अगर अभी कोई भी यहाँ पे कोई भी बंदा अचानक बेहोश हो जाए या उसका सांस घुट रहे हैं तो आपको सीपीआर देना भी नहीं आता होगा, नहीं। राइट? दूसरा है, अगर मान लीजिए कि मैं कुछ खा रही हूं और मेरा अटक गया तो आप देखोगे कोई भी बंदा आएगा, मैम पानी पी लो। भाई पानी तो मेरे इसोफेगस में जाएगा, खाना तो मेरे विंड पाइप में फंसा हुआ है। आपको ये भी नहीं पता कि हमको पीछे से दबा के बहुत तेजी से पुश करिए आप, ताकि मेरा विंड पाइप, मेरा डायफ्राम जो है वो पुश करे मेरे विंड पाइप को अंदर लंग्स को, और फिर एयर से वो गश करके वो बाहर निकल आएगा। ये सब सर जो लाइफ सेविंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है, कहाँ पर कैसे बचा जाए, ये सब नहीं सिखाया जाता है। तो प्राइवेट स्कूल हम यहाँ पे कहीं कोई नहीं सिखाया जा रहा है सर, सबका अपना करिकुलम है, सब उसी करिकुलम में व्यस्त है। अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर हो रहा था, बोला कि ना 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 ये सब चीजें नहीं चलेगी। अब उनको हटा के तो फिर क्या है, तो महाराणा प्रताप, मराठा मराठा और यही सब होने लगा। मेरा कहना है कि भाई हिस्ट्री उतना ही पढ़ाओ ना जितना जरूरी है। क्यों बार बार क्यों याद करवाते आप मतलब हम? साइंस पढ़ाइए, हाँ। आप टेक्नोलॉजी पढ़ाइए, आप अब एआई पढ़ाइए, आप उनको कानून पढ़ाइए। यहाँ पे एक पुलिस वाला हमारा माई बाप बन जाता है, हमें अपने राइट्स नहीं पता है। अगर हम कोर्ट जाते हैं तो हमें अपने राइट्स नहीं पता, हम अपने वकील का शक्ल देखते हैं, वकील वहां अंग्रेजी में क्या बोल रहा होता है अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता है। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप हिंदी मीडियम के अगर हैं तो वहां पे कभी आप वकालत कर नहीं सकते। तो यहाँ अब देखिए सीबीएसई अपने सिलेबस कम करते चले जा रहे हैं, और जो एग्जाम है क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन कंपटीशन हाई होता जा रहा है, वो बैरियर एक आपको महसूस होता होगा। करेक्ट। तो एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले राइट फ्रॉम स्कूल सही करना पड़ेगा, और लाइफ सेविंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, आपके जो अधिकार है, आपके जो फंडामेंटल अधिकार के अलावा जो आपके लीगल राइट्स है, ये सब चीजें सिखाई जानी चाहिए। एक इंसान को, इंसान का जो मानव अधिकार है वो हमें नहीं पता है। चलो ठीक है, इस पॉडकास्ट में आज तो ये मैसेज दे ही देते हैं सारे लोगों को, संविधान खुद पढ़ो। स्कूलों में तो नहीं पढ़ाएंगे, हर एक आदमी को संविधान पढ़ना चाहिए, सारे राइट्स खुद पढ़ने चाहिए, और लीगल पढ़ाई भी खुद करनी चाहिए। सर खुद कैसे पढ़ेंगे? आप जब स्कूल से आते हैं जो बच्चे, आप देखोगे सुबह गए हुए हैं वो 8 बजे, आते हैं 3 बजे, थोड़ा बहुत आराम किए, फिर ट्यूशन चालू, फिर शाम को होमवर्क। तो वो क्यों पढ़ेंगे? जब तक उनके सिलेबस नहीं होगा वो क्यों पढ़ेंगे? तो मेरा ये कहना है कि खुद नहीं पढ़ो, एजुकेशन में इन सब चेंजेस को लाना चाहिए और वो पढ़ाया जाना चाहिए जो जरूरी है। आपको अपनी बैंकिंग के सिस्टम कुछ नहीं पता, आपको अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने वो नहीं पता। आज तक मैं फाइनेंस मैनेज नहीं कर पा रही क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स के नाम पे 10 तक एक पतली सी किताब पढ़ाई गई और हमें कभी कुछ बताया ही नहीं गया। अभी देखिए बहुत सारे लोग मतलब बेरोजगार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एआई आकर सबको रिप्लेस कर दिया। तो मेरा मानना है कि अगर आप आज के ज़माने में एआई जो पढ़ा रहे हैं ठीक है, जब तक वो
जाएंगे अपने लाइन में, किसी भी लाइन में जाएंगे, तब तक ये एआई भी बहुत चेंज हो चुका होगा। लेकिन एटलीस्ट उनको पता तो होगा ना कि हम अडेप्ट करेंगे, हम इस तरह से चेंज करेंगे। जो आप अगर थोड़ा भी सीखे होते हो ना कंप्यूटर, तो अगर नया वर्जन आता है तो वो आप तुरंत माइक्रोसॉफ्ट में तुरंत अपने आप को चेंज कर लेते हो। लेकिन अगर आपने बेसिक ही नहीं सीखा हो तो एडवांस में कैसे जाओगे? तो जितने भी पॉलिटिशियन लाल किताब लेके हाथ में घूम रहे हैं, वो किताब दिखाने से कुछ नहीं होगा, उसको एजुकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और आपको एजुकेशन सिस्टम में बहुत बहुत अधिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। अच्छा, आप एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हो, ठीक है, चलो मान लिया, तो 3-4 बदलाव बताओ, आप 4 बदलाव क्या लाओगी, 5 बदलाव क्या लाएंगे? सबसे पहला कि जो स्कूल्स है उसमें टीचर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। दूसरा, स्कूल्स का लुक बिल्कुल फर्स्ट क्लास करके उसको, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, आपको पता है, तो उसका लुक्स ऐसा किया जाएगा कि जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, जो जाके बड़े बड़े फीस दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, वो भी उसमें आएंगे। तीसरा, सिलेबस में भारी चेंज, ताकि साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई, लीगल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, अपने अधिकार और जो लाइफ सेविंग टिप्स एंड टेक्निक्स है उनको इंक्लूड किया जाएगा। Correct. और इसके अलावा मैं पूरी कोशिश रही रहेगी कि अगर भारत में जनसंख्या में 50% अगर महिलाएं हैं तो स्कूल में भी बच्चों में 50% लड़कियां होनी चाहिए। तो ये सारे चेंजेस जो है ये मैं चाहूंगी कि एजुकेशन में आए। अच्छा, एक छोटा सी बात यहाँ पे आ रही मैम कि बच्चे का जो बेस होता है वो स्कूल में ही तैयार होता है, मतलब वहीं से वो सीखता है कंप्लीट, मतलब ये बात ट्रू है कि वो 4-5-6 साल जो सीखेगा स्टार्टिंग में, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक, वो उसको पूरा ज़िंदगी भर बना रहेगा। तो स्कूल के अंदर जो टीचर्स है उनकी जो सैलरी है वो सबसे कम रखी जाती है, और हायर एजुकेशन में जो टीचर्स है उनकी सैलरी बहुत हाई होती है। ऐसा क्यों मैम? अगर मान लो कि अगर टीचर्स की सैलरी यहीं पे बढ़ा दी गई तो वो अच्छा बच्चों को सिखा पाएंगे, या ऐसा नहीं होना चाहिए? सर, पिछले 10-15 साल में मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि मेरा लाइफ का एम है टीचर बनना। हमारे समय में टीचर वो बनता था जो कुछ नहीं बन पाता था। आप ये माइंडसेट सोचिए, आज से 15 साल पहले का ये माइंडसेट था कि टीचर वो बनेगा जो कुछ नहीं बन पाता है। तो इसीलिए टीचर्स को वो सम्मान हमारे सोसाइटी में मिला ही नहीं जो उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि आप अपने बच्चों को जिनके भरोसे छोड़ रहे हो, आप अगर उनको सम्मान नहीं दोगे तो फिर अल्टीमेटली, मैंने कहा ना, एनर्जी मूव करता है, ठीक है, तो वो एनर्जी तो मूव करेगा ही यहाँ पे। दूसरी बात है कि अगर आप स्कूल्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट टीचर्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट टीचर्स का सर एग्जाम भी बहुत टफ है और उनकी सैलरी भी ठीक है। लेकिन अगर आप यूपी देखिए तो 7 साल से टीचर्स का कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है, गवर्नमेंट टीचर का कोई एग्जाम ही नहीं है। लोग बीए डीएलएड करके बैठे हुए हैं, उनका एग्जाम ही नहीं हो रहा है। तो आप, अच्छा, अब आपको पता भी होगा स्कूल्स भी बंद हो रहे हैं वहां पे, जबकि आप देखा जाए तो आपका फंडामेंटल राइट है कि बच्चे को प्राइमरी जो स्कूल है 1 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे नहीं, हम स्कूल्स मर्ज कर रहे हैं। क्यों मर्ज कर रहे हो? क्योंकि बच्चे नहीं है। तो बच्चे कहाँ गए पॉपुलेशन बढ़ाते हो? तो चले गए प्राइवेट स्कूल में। तो ये तो तुम्हारे लिए शर्म की बात है, ये सरकार के लिए शर्म की बात है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप कहेंगे कि नहीं, अगर स्कूल में टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रहा है, जो प्रेजेंट सैलरी है टीचर्स का उसमें भी वो खुश है, कमा लेंगे और इज्जत की जिंदगी जी लेंगे, लेकिन वो भी तो मिल जाए। सर, नौकरियों की बहुत भयंकर कमी है। तो सब गवर्नमेंट का मतलब जिम्मेदारी तो देखो बहुत सारी होती है, सब 2-3 ही है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ढंग से बनाना, सिक्योरिटी ढंग से प्रोवाइड करना, और बेसिक एजुकेशन देना, और हेल्थ केयर सिस्टम में बनाना। और एजुकेशन के मामले में हम सबसे पीछे हैं, बट अगर किसी को वोट लेना होगा तो आपको घर से उठाएंगे और 200 किलोमीटर भी वोट दिलवाएंगे। बट अगर आपको बच्चे को एग्जाम देना होगा तो उसको वो जो ट्रेन का जो सीन है ना, वो याद आता है कि हजारों लाखों बच्चे ट्रेन में बैठ के पूरा जा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, फिर मर कट के वापस आ रहे हैं, जिंदा भी आ रहे हैं, वो भी पता नहीं है। तो यहाँ पे सरकार को सबसे बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनना पड़ेगा मैडम। सर देखिए, किसकी किस्मत में क्या लिखा है, कब क्या होना है, कुछ नहीं पता। क्योंकि जब मैं भी दिल्ली आई थी और बसों में भटकती थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में आगे क्या लिखा हुआ है। वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था कल क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर ये कोई सुन रहा है तो प्लीज इनको इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप जिस पोजीशन में हैं, अगर उस पोजीशन में बैठ के थोड़ा सा किसी से सलाह ले सकते हैं
तो ये सलाह लेके इनको इम्प्लीमेंट करिए, वो बहुत ज़रूरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारी पॉडकास्ट की बात सरकार तक जाती मैडम, जाती है। सरकार में बड़े बड़े अच्छी बात मिनिस्टर सुनते हैं। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, हाँ, ठीक है, सिलेबस ठीक करना, महिलाओं को, लड़कियों को, खासकर लड़कियां कम से कम 50% हो वहाँ पे, अच्छे टीचर्स हो, और बच्चों की संख्या तब बढ़ेगी जब आप प्राइवेट स्कूल में देखते हैं ना सर, कुछ नहीं करते हैं, वो छोटे छोटे बॉल्स रखे हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए, कुछ एक प्लेग्राउंड बना दिया है, कुछ स्लीपर्स है, कुछ झूले हैं, और उसको बहुत अच्छे से रंग दिया है। मैंने क्या कहा, जो दिखता है वही बिकता है। अगर वैसे भी थोड़ा बहुत अच्छे से सजा दिया जाए ना, तो सर किसी को पॉकेट में पैसा काट नहीं रहा होता है कि जाकर प्राइवेट स्कूल में देगा। 11 लाख रुपए फीस है बेंगलोर की स्कूल की। अरे सर आप, हाँ तो, और उसके बाद एडमिशन कराने के लिए भी आपको पता है ना, अंडर द टेबल पैसे देने पड़ते हैं। वो इनडायरेक्टली ब्राइब ही दे रहे हैं हम। हाँ। अच्छा मैम, जब आप 17-18 साल के थे तब आप किनको फॉलो करते थे, और आज के टाइम पे आप किसको फॉलो करते हो? सर उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते थे। उस समय आप बस खाली कोई बहुत बड़ा नाम हो तो उसको देख कर लगता था अच्छा ये है, तो हमें भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए, तो बस वो फीलिंग आती थी। वरना आजकल के सोशल मीडिया को मैं देखती हूँ, अब एल्विश यादव को भी लोग फॉलो करते हैं, अब बाबा बागेश्वर जो है अचिट निकाल के आपका बता रहे हैं, और हजारों हजार लोग बैठे हुए हैं अपने चिट निकलवाने के लिए और उन पर विश्वास कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग अंधभक्त बन रहे हैं। मैडम, जो आप बात कर रहे हो, जिन बाबाओं की बात कर रहे हो लोग फॉलो कर रहे हैं, एक आजकल बड़ा वायरल होता है। पर्सन है हमारे परिवार में, पर्सन है ऑटो पर्सन है, आपने कैसे आए? ये महाबली रामदेव बाबा जी की। ये कब बंद होगा इंडिया में? 8 पर्स लिए हैं। हाँ, तो ये बोल रहे हैं 8 पर्स लिए हैं मैंने बाबा से, और 8 पर्स में मेरे को इतने पैसे आ गए हैं। कोई बोलता है कि मैंने एक पर्स लिया, मेरे को बाबा ने पर्स दिया, उस पर्स में 60,000 रुपये आ गए हैं। ये कब बंद होगा मैडम इंडिया में ये सब चीज़ें? देखिए सर, बात क्या है ना, मैंने आपको यही कहा कि अगर आप एक रील देख लीजिए वशीकरण का, तो उसके पीछे 10 वशीकरण के रील आ जाएंगे। अगर एक आप अनिरुद्ध महाराज का रील देख लीजिए, उसके 10 अनिरुद्ध महाराज के रील आ जाएंगे। आपके वाइब से ज्यादा आपको इंस्टाग्राम समझता है। करेक्ट। तो फिर वो जानते हैं कि आप किस माइंडसेट के हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पे जो भक्त लोग हैं, उनके रील में वही भक्ति के चीजें आते हैं, तो वो भक्त से बन जाते हैं अंधभक्त। ये ट्रैप को तोड़ना पड़ेगा। और आज जो मैंने वो कहा कि हम लोग इतने रूढ़िवादी, ऐसे धार्मिक और ऐसे पाखंड होते चले जा रहे हैं, जो आज से मुझे लगता है 50 साल पहले थे लोग। आज सिर्फ हम इसीलिए वोट दे देते हैं किसी को जाके कि अगर इसको वोट नहीं देंगे तो हम हिंदू नहीं रह पाएंगे। करेक्ट। तो ये सारी बातें जो है ना, आपको, आपके लिए बहुत खतरनाक है। मतलब और बंद नहीं हो सकता है, मतलब। और कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज ओपियम। तो वही नशा जो है ना, ये सब बाबा हमें चटा रहे हैं और हम अंधभक्त बनने चले जा रहे आप किसी को फॉलो करते हो मैडम? मतलब आपको अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया। हैं। मुझे मैं कभी कभी देखती हूँ आचार्य प्रशांत को, अच्छा बोलते हैं वो, और सब लॉजिकली बोलते हैं वो। करेक्ट। एक ही व्यक्ति पसंद है, ध्रुव राठी को पसंद करते हो आप? वो भी तो बहुत ध्रुव राठी, स्टेटमेंट देते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। ध्रुव राठी स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट के खिलाफ देते हैं उस पर मैं इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती, लेकिन वो जो बहुत डिटेल में कोई स्टडी करके किसी चीज को लेके आते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। जब वो इतना डिटेल स्टडी करके एक आधे घंटे के रील में बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें बता देते हैं, तो वो अच्छा लगता है। आप खान सर की शादी में भी गए थे, तो वहाँ पे भी आपने कोई स्टेटमेंट दिया था कि वाइफ ने घूंघट लगा रखा है, तो वो मानसिकता या फिर एजुकेशन की बात है, तो क्या है मुद्दा आखिर एक्चुअली? नहीं सर, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था। और चाहे खान सर ने कोई भी रीजन दिया हो, मैं मानती हूँ उसने सही किया कि अपना चेहरा नहीं दिखाया, क्योंकि सर खान सर के जो फॉलोअर्स हैं ना, वो उसकी वाइफ को भी जीने नहीं देंगे। सही बात है। तो वो कम से कम ओपनली अपना काम कर सकती है, और पूरे फ्रीडम के साथ वो कहीं भी घूम सकती है, और वो अपनी लाइफ जी सकती है, अगर उसकी शक्ल लोगों ने नहीं देखा है तो। और ये उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। अब उसके पीछे क्या रीजन था, क्या मानसिकता, मुझे नहीं पता। थोड़ा एक चीज़ और वायरल हो रही है अभी, मतलब स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट होता है, जो लोकतंत्र है हमारा, उसमें एक रील और वायरल हो रही है कुछ टाइम से, उसको बता तो शायद आपने देखी होगी।
अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस वाले इस तरह से व्यवहार करते हैं। सर ये डॉग का प्रोटेस्ट का था, ये डॉग के प्रोटेस्ट का था। आज नेपाल में यही सिचुएशन हो रही है। अगर सोशल मीडिया जो करप्शन उजागर हो रहा है और लोग बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नए नए लड़के मतलब जो जेनजी टाइप किड्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इंडिया में कोई ऐसे हालात बन सकते हैं? क्योंकि आजकल हर इन्फ्लुएंसर कोई ना कोई करप्शन उजागर कर रहा है, नए नए स्कैम उजागर कर रहा है, नई नई बातें निकाल के ला रहा है सरकार के खिलाफ। तो आने वाले कुछ सालों में ऐसा कोई माहौल की स्थिति बन सकती है क्या? सर मुझे नहीं लगता है इंडिया में ऐसा होगा, क्योंकि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही एक परिपक्व डेमोक्रेसी हो चुका है, मैच्योर डेमोक्रेसी है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें होने की संभावना नहीं है। दूसरी बात है, इंडिया में जो हमारे सरकार है, जो आर्मी है वो सरकार के अंडर आती है। सरकार के जो आदेश है वो पुलिस और आर्मी किसी भी हाल में पालन करेंगे, वो अनदेखा नहीं करेंगे। जैसे आप कहोगे म्यांमार में होता है या पाकिस्तान में होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता। क्योंकि डर का माहौल बहुत है अभी। अगर आप देखें तो नेपाल में डेमोक्रेसी बहुत हाल फिलहाल आया है, जब उनके सारे राज परिवार के लोग मारे गए थे, जो एक उनके बेटे के हाथों, उसके बाद जाके फिर डेमोक्रेसी आया। तो उनका डेमोक्रेसी भी बहुत यंग है, तो वहाँ उथल पुथल हो सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे आईएएस और आईपीएस की जो तैयारी करते हैं बहुत सारे बच्चे, और 12th फेल मूवी में भी दिखाया गया है कि एक बार तैयारी कर ली तो फिर आप चाय बेचना चालू कर दोगे। तो और एक मैंने एक पॉडकास्ट किया तो बंदे ने बोला कि कोटा में और दिल्ली के अंदर आईएएस आईपीएस सर तो वो तो बन ही रहे हैं, बट चाय का बिजनेस ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो क्या उन बच्चों को चाय का बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं सर, मेरा मानना है कि कुछ लोग एमबीए चाय वाला से और चायोस से और ये डॉली चाय वाला है, इनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? वो तो पैसा कमा रहे हैं ना। देखिए, पैसा आप कमाइए। हाँ। अगर आप चाह रहे हैं पैसा कमाना कि भाई हमको पैसा कमाना ही है, तो कोई दुकान खोल के बैठना ही है, तो फिर आप दुकान खोल के बैठिए और फिर आप उसको फॉलो करिए। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे सोशल सर्विस करना है, तो मेरे दिमाग में मदर टेरेसा रहेगी। अगर मुझे बिजनेस करना है तो मेरे दिमाग में अंबानी होगा। अगर मुझे चाय बेचना है तब मेरे दिमाग में चायोस आना चाहिए। और अगर मुझे एकदम गरीब परिवार से है और कुछ भी नहीं आता मुझे, फिर भी मुझे कमाना है, तो अगर मुझे चाय बेचना है तब मुझे डॉली चाय वाला मेरा आइडियल होना चाहिए। लेकिन आपके माँ बाप आपको पढ़ने भेजे हैं, आपके पास अच्छा क्वालिफिकेशन है, आपने एक लाइन चुना है कि हाँ हम तैयारी करेंगे आप सिविल सर्विसेज की या एसएससी की या नीट की, और अचानक आपके फील्ड में एक डॉली चाय वाला आता है और आप सोचते हैं चलो इसी को फॉलो कर ले, वो गलत है। पर ऐसा समाज में क्यों हो रहा है? मतलब हम इन चीज़ों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? मतलब यूथ क्यों बढ़ावा दे रहा है? यूथ बढ़ावा नहीं दे रहा है, फिर ये एक माहौल ऐसा क्रिएट होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर बोलूं तो फिर थोड़ा सा फिर कंट्रोवर्सी बस होगा। फिर तो बोलना पड़ेगा आपको। अगर जैसे एमबीए चाय वाला, हाँ, उन्होंने एक बबल क्रिएट किया था। क्रिएट किया, और बबल क्रिएट किया। आपको लगता है बबल क्रिएट किया ऐसा? देखिए, एमबीए चाय वाला का वो तो टूट गया जो बबल क्रिएट किया था उन्होंने, रिलेटेड टू अपना चाय का जो बिजनेस था उसको लेके। वो एक बबल ही था जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे फंसे जिन्होंने 20-25 लाख रुपया लेके उनका फ्रेंचाइजी ले लिया। 20-25 लाख लगा के एक चाय की टपरी, यही मेरा रील बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। मैंने कहा था कि आपको फ्रेंचाइजी लेना है तो चाय की टपरी लगाने के लिए फ्रेंचाइजी कौन लेता है भाई। और यही जो मैंने बोला था उसके 3-4 महीने बाद ही उनके जो फ्रेंचाइजी जो ओनर्स थे उन्होंने कह दिया कि हम लोग को तो कुछ भी कमाई नहीं हो रही है, अब तो ये फोन ही नहीं उठाते। तो एक बबल ही था। तो मेरा मानना है कि सर इस तरह के जो बबल्स हैं वो कुछ सालों बाद फूटते हैं, और जब ये फूटेंगे तो आपको महसूस होगा कि भाई जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा था उसका तो पूरा बिजनेस ही धड़ाम से नीचे आ गया। तो आप जिनको अपना आइडियल बनाए हुए हैं जब वही नीचे उतर गया तो फिर आप किसको फॉलो कर रहे थे? तो डॉली जैसे मान लो तो पूरा समाज तो पैसा कमाने के लिए ही भाग रहा है। मतलब सबको पैसा ही कमाने हैं अल्टीमेटली, किसी भी स्रोत से हम पैसा कमा ले, चाहे इंजीनियरिंग करे, चाहे डॉक्टरी करे, चाहे इन्फ्लुएंसर बने। तो डॉली चाय वाला तो एक रील के 10 लाख रुपए लेते हैं, तो क्यों फॉलो नहीं करेगा यूथ? एक कारण बता दो आप। सर अगर आप कह रहे हैं पैसा कमाना, तो एक मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करता है, वो सम्मान के साथ पैसा कमाने की बात करता है। अगर वो नीट का एग्जाम दे रहा है तो उसको अच्छे से पता है कि 5 साल के एमबीबीएस के नौकरी के बाद उसको 50,000 का ही जॉब मिलेगा जूनियर डॉक्टर के रूप में, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। स्टिल ही वर्क्स वेरी हार्ड,
वो तो चाय की टपरी लगा ले, और हो सकता है अच्छी जगह पर लगा लेगा तो वो महीने का 50,000 ऐसे ही कमा लेगा। तो एक जो इंडिया का मिडिल क्लास फैमिली है, वो पैसा कमाना चाहता है लेकिन सम्मान के साथ। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग होंगे भूखे मरने लगते हैं लेकिन रिक्शा नहीं चलाते हैं, अगर वो मिडिल क्लास फैमिली का है तो इसीलिए हम अगर अपने बच्चों को एक फ्यूचर देना चाहते हैं तो हम एक फ्यूचर में एक बबल नहीं देना चाहेंगे, हम एक ठोस बिजनेस देना चाहेंगे, नहीं तो एक ठोस करियर देना चाहेंगे। बहुत शानदार पॉडकास्ट हो गया मैडम। अगर जनता ने प्यार दे दिया तो एक पॉडकास्ट और बनेगा आपके साथ में। और जो अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हम मानसिकता को ब्रेक करना चाहते हैं, तो शायद अगर, वैसे तो आजकल तो टाइम स्पेन 8 सेकंड ही रह गया, अपन ने तो 1.5 घंटे का पॉडकास्ट किया है। जो यहाँ तक ठहरा होगा, जिसने समझा होगा कि लाइफ को वास्तव में कैसे जी जाती है, और है तो है सही, है तो सही है, और गलत है तो गलत है। मैं लास्ट में आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं ना इस बात पे रहते हैं, कर्मा है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मैं कहती हूँ लाइफ जो है ना, सीरीज ऑफ रैंडमनेस है। कल क्या होगा कुछ नहीं पता। अगर आप बहुत अच्छे इंसान है, जरूरी नहीं आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप बहुत बुरे इंसान है, जरूरी नहीं कि आपके साथ बुरा होगा। बस लाइफ को बढ़िया से जी लो, और आप कोशिश करो कि आपकी लाइफ अच्छे लेवल से किसी और को इन्फ्लुएंस कर रहा है अच्छे तरीके से, ताकि कल हमारे ना रहे, हम रहे या ना रहे, अगर किसी के दिमाग में मेरा नाम आए तो चेहरे पर मुस्कान आए, कड़वाहट ना आए। ऐसे जी के बनना चाहिए। एक लास्ट सवाल बनाओ, अलग पांडे सर बेटर या फिर खान सर बेटर? दोनों कमाल के तरक्की किए भाई, ऑल थैंक्स टू यूट्यूब। लेकिन दोनों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला थ्रू यूट्यूब। एक अलग लेवल के बच्चों के साथ डील कर रहा है, वो बच्चों के साथ जो 12th पास किया है, अभी बहुत ही यंग है, तो वो उनको है ना बहुत प्यार से और बहुत ही डिफरेंट वे में पुचकार के संभालते हैं। वो खान सर उन लोगों को डील कर रहे हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया हुआ है, और जिनको ऐसा कोई चाहिए था जो उन्हीं की तरह हम्बल बैकग्राउंड है लेकिन एक लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन उनको उन्हीं की भाषा में सिखा दे। तो उन्होंने बिहारियों को बिहारी भाषा में ही सिखाया, तो इसीलिए वो वहां पे कामयाब हुए। दोनों से मेरा पर्सनल बहुत अच्छा रिलेशन है, और दोनों बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर के व्यक्ति हैं। खान सर आएंगे पॉडकास्ट में, बात करेंगे उनसे। बहुत अच्छा है, उनके साथ मजा आएगा आपको, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो बिल्कुल बिंदास बोलते हैं, और वो किसी को नहीं छोड़ते, सरकार वरकार किसी को नहीं छोड़ते हैं वो। आई होप आपको भी काफी मजा आया हो पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जनता प्यार देगी तो दूसरा पॉडकास्ट तो 100% बनता ही है, करेंगे ही करेंगे। थैंक तो यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक थैंक यू यू सो सो मच।